आप सभी का इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की राष्ट्रीय समिति की ओर से मैं राकेश स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये इस श्रृंखला की जिसमें हमने पिछले कुछ दिनों से एक तरह से ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्मों का, उनकी स्क्रिप्ट्स का और उनके व्यक्तित्व और उनके काम का, खास तौर से सिर्फ ये काम उनकी फिल्म लेखन और फिल्मों को लेकर के केंद्रित था, उस पे चर्चा की। और आज हम इसकी अंतिम कड़ी के रूप में इप्टा की पहली फिल्म, और अभी तो मैं उसको आखिरी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अभी ये संभावनाएं खुली हुई हैं। जैसे कि ज्यादातर अपनी फिल्मों के अंत में ख्वाजा अहमद अब्बास एक स्टेटमेंट देते थे, दिस इज द बिगिनिंग। तो संभव है कि वहां से प्रेरणा लेकर के आगे हमारे तमाम साथी किसी दूसरी फिल्म का इप्टा के बैनर के तले निर्माण करें। आज ये मौका एक तरह से दो प्लेटिनम जुबलीज का है। 1945 में या 46 में मुकम्मल हुई ये फिल्म, तो एक तरह से 75 साल हुए धरती के लाल को। और यही वो पीरियड है जिसमें ख्वाजा अहमद अब्बास इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। और मुझे तो इस बात को सोच करके भी बहुत मैं रोमांचित महसूस करता हूँ कि उस जगह पर जहाँ कभी ख्वाजा अहमद अब्बास रहे, वहाँ मुझ जैसा नाचीज आज उस काम को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उस सिलसिले को हम आगे और ले जाएंगे और आगे उस पर बातचीत करेंगे। आज हम धरती के लाल पर हमारे दो साथी जया मेहता, जो वैसे अर्थशास्त्री हैं, एक्टिविस्ट हैं, इप्टा और प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन से गहरे जुड़ी हुई हैं, और जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हैं। और दूसरे साथी हमारे विनीत तिवारी, जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, जिनका मल्टी डायमेंशनल है। वो फिल्मकार भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाई हैं और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रहे हैं। और साथ में वो कवि हैं, आलोचक हैं और एक्टिविस्ट हैं, और हमारे इप्टा की राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं और प्रगतिशील लेखक संघ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो ये दोनों साथी धरती के लाल पर अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। कि उनके साथ में हमारी साथी सारिका श्रीवास्तव, जो प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं, इप्टा से भी जुड़ी हैं, और महिलाओं के मुद्दों पर और मानवाधिकार मुद्दों पर लगातार हमारी युवा योद्धा हैं, युवा सिपाही हैं। तो वो भी इस प्रेजेंटेशन में जया जी के साथ और विनीत तिवारी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इससे पहले कि मैं साथी जया को, जो धरती के लाल पर तो अपना प्रेजेंटेशन करेंगी ही, अपना प्रस्तुतिकरण करेंगी ही, लेकिन धरती के लाल के बहाने जिसको एक तरह से अपनी आत्मकथा में, जब आई एम नॉट एन आइलैंड में एक पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा ख्वाजा अहमद अब्बास ने, चिल्ड्रन ऑफ हंगर। तो चिल्ड्रन ऑफ हंगर का मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसको अभी आगे आपके सामने उन बातों को हमारी आदरणीय सैयदा हमीद जी, जो जुड़ी हुई हैं, जो खुद भी एक अर्थशास्त्री हैं, योजना आयोग की सदस्य रही हैं और तमाम प्रगतिशील महिला आंदोलनों से, सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़ी हुई हैं, लेखिका हैं, एक्टिविस्ट हैं, और ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं। इस फिल्म की शुरुआत किस तरह से ये पकी, वो काफी विवरण, वैसे मैं उसको नहीं दोहराना चाहता, आई एम नॉट एन आइलैंड में दर्ज हैं। लेकिन उस प्रेजेंटेशन में जया जी बंगाल के अकाल के बारे में और उसके पूर्ववर्ती अकाल
जिस तरह से ये बंगाल का अकाल एक तरह से निर्मित हुआ और जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगी। तो इससे पहले कि साथी जया मेहता और विनीत तिवारी और सारिका इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं, मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय सैयदा हमीद जी से कि वो आज इसकी शुरुआत उसको उस समय को जिस समय ख्वाजा अहमद अब्बास ने कलकत्ता जाकर के और वहाँ की स्थितियों का एक तरह से 43 के अंत में या 44 की शुरुआत में ही खुद उन्होंने एक फर्स्ट हैंड उसका एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उन्होंने वो नाटक नबान जो विजन भट्टाचार्य का नाटक था उसको देखा और उसके बाद फिर ये फिल्म पकना शुरू हुई और फिर ये मुकम्मल हुई 46 में जाकर के और फिर उसका प्रेजेंटेशन हुआ। वो सब उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। मैं आप तमाम साथियों का और बहुत सारे हमारे साथी किरण सहगल जी जुड़ी हुई हैं, रामशरण जोशी जी भी जुड़े हैं, नतमल शर्मा जी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग। मैं सभी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं दावत देता हूं आदरणीय सईदा हमीद जी को कि वो इसकी शुरुआत करें और उस समय को अपने अंदाज में पेश करें, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट बहुत सारी जानकारियां हैं जो शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तक पहुंचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा जी, आपका स्वागत। सब साथी जो यहाँ जुड़े हैं, खासतौर से जया, विनीत और सारिका जो ये प्रोग्राम पेश करेंगी। आपने कहा कि मुझे जानकारियां हैं। मैं तो अपनी नादानी पे और अपनी कम मायगी पे बहुत इतनी शर्मिंदा हूँ कि जब हमारे पास एक सोर्स थी तो हम इतने इग्नोरेंट थे कि हमने ना उसको कुरेदा ना उसको जाना। तो वो थे अब्बास साहब जो कि हमारी जिंदगी में रचे बसे थे। पर आज मुझे जो आज का प्रोग्राम है, अभी मुझे किताब मिली है जजीरा नहीं हूं मैं। ये किताब फाइनली उसका पीडीएफ मेरे पास आया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस किताब को हम देवनागरी में फौरन जल्दी से जल्दी करा दें। और ये किताब अब्बास साहब की अपनी उनकी भतीजी ने लिखी है, मतलब किसी डॉक्टर नरेश ने लिखी है, मगर उसके बाद सारा पूरा शी इज रीडन एवरीथिंग। तो ये किताब रिमार्केबल है। तो उसकी जिसका आप हवाला दे रहे थे राकेश, वो है भूख की औलाद, और भूख की औलाद इज चिल्ड्रन ऑफ हंगर। तो मैं उसका एक पैराग्राफ आपके सामने सिर्फ पढ़ती हूँ और फिर थोड़ा सा अपनी बात रखती हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स वी लुक फॉरवर्ड टू द रियल प्रेजेंटेशन। ये तो एक तमीद के तौर से, एक इंट्रोडक्शन के तौर से है। तो इसकी शुरुआत होती है 1943 के आखिर या शायद 1944 के शुरू में मुझे कलकत्ते के दहशतनाक शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ। A terrifying city जाने का इत्तेफाक हुआ। एंड फिर उसके बाद वो कहते हैं कि क्या मंजर उनके सामने अनफोल्ड हुए। अब वो धरती के लाल की शुरुआत हो रही है। हौलनाक मंजर हावड़ा रेलवे स्टेशन ही से शुरू हो गए थे। हड्डी चमड़ा पनाहगुजीन हर तरफ जमीन पे पड़े हुए थे। वेटिंग हॉल के बाहर जहां से उनको कई बार हटाया जा चुका था, फुटपाथों पर, हुगली पुल के अजीम पाट के दोनों तरफ, नफीस यानी एलीट होटलों के ऐन सामने, चौरंगी की जगमगाती दुकानों के बाहर, उनमें जवान भी थे, बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी, फूले हुए पेट वाले बच्चे भी, धंसी हुई आंखों वाले बच्चे सूखे की बीमारी से मर रहे थे। उनमें उठने बैठने की सकत भी नहीं रही थी। उन्हें भिखारी नहीं कह सकते थे क्योंकि उनमें ज्यादातर को हाथ फैलाने की सकत भी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वो बेचारगी से गिड़गिड़ाते थे, मागो फांदो, मागो फांदो, यानी रहम करो माँ। पानी जो पीच जिसे हम कहते हैं, वो चावल का जो पानी है, बस उसके लिए वो गिड़गिड़ा के लोगों से मांगते थे। और फिर उन्होंने एक सीन खींचा है जो आपको शायद जया और विनीत जरूर दिखाएंगे
कहते हैं कि इनके और उन जगमगाती दुकानों के, जहाँ महंगे रेस्टोरेंट और मिठाई के डिब्बे और डबल रोटी और इन सब दुकानों के सामने लोग जो थे उसके सामने भूख से मर रहे थे, मगर किसी को इतनी ताकत नहीं थी कि पत्थर उठाए, और सिर्फ एक शीशे की दीवार थी उनके और उस लग्जरी के बीच में, एक शीशे की दीवार थी, मगर किसी को हिम्मत नहीं थी कि एक पत्थर उठाए और उस दीवार को फेंक दे। तो फिर ये कहते हैं कि जब मैं वापस गया तो मैं मेरे ऊपर इतना असर था इस बात का, तो लोगों ने ये सोचा कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा हो नहीं सकता, जो मैंने उसके बारे में जो बताया, ये ऐसा हो नहीं सकता। शायद उन लोगों की हालत देख के आई हैव बिकम अ लिटिल डिमेंटेड, दिमाग मेरा हिल गया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूं। तो ये, और उसके बाद क्या जिक्र करते हैं पलायन का, कि जब वापस गए तो उनको ये देख के एक तरह से इत्मीनान हुआ, थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि काफी लोगों ने ये रियलाइज किया कि ना तो उनको कोई मदद सरकार की तरफ से मिलेगी और ना उनको कोई शहर के लोगों से मिलेगी, इसलिए वो अपने गांव वापस चले गए। और फिर उन्होंने एक बात और कहते हैं, और वो मुझे बहुत, मैंने ये बात मेरे दिल पे एक तरह से, इट्स बिकम लाइक इट हैज बिकम एम्बेडेड, जैसे कि किसी दिल पे एक मोहर लग गई है, जो बात उन्होंने इस वक्त कही और बच्चों के बारे में कही। द चिल्ड्रेन हु आर स्क्राउंजिंग, जो कि कूड़े में स्क्राउंज करके डिब्बे कलेक्ट करते थे, खाना कलेक्ट करते थे, या अमेरिकी फौजियों के पीछे पीछे सिगरेट या पैसे मांगने के लिए भागते थे। और फिर पता है क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि उनके आंखों में ओबीडियंस नहीं थी, उनके आंखों में ओबीडियंस नहीं थी, उनकी फुर्तीली हरकतों में वहशीपन था, आंखों में नफरत और गुस्सा था, वो मुस्तकबिल के नक्सलवादी थे। ये उनके अल्फाज हैं आई एम नॉट एन आइलैंड में, कि ये मुस्तकबिल के नक्सलवादी थे और उनके आंखों में नफरत और गुस्सा था। और फिर ये उसका बैकग्राउंड बताते हैं, वो आप लोग यकीनन इस पे भी, कि तीन चीजें जिन्होंने इम्पैक्ट किया। अव्वल तो वो गए थे कलकत्ता, क्योंकि बिजॉन भट्टाचार्य का नबन्ना देखने के लिए वो गए थे, क्योंकि इप्टा के, जैसे आपको राकेश ने बताया, वो नेशनल सेक्रेटरी थे। एक बिजॉन भट्टाचार्य का नबन्ना, दूसरे अंतिम अभिलाषा, और तीसरे कृष्ण चंद्र का अन्नदाता। इन तीनों ने उनके दिमाग पे इतना असर किया कि वो कहते हैं कि जब मैं वापस जा रहा था, मैंने उसका एक हिस्सा वापसी के सफर में ही लिख लिया। बहुत तेजी से वो लिखते थे और वापसी के सफर में ही उन्होंने वो हिस्सा लिख लिया। तो फिर उन्होंने, फिर वो बताते हैं कि जो जैसे ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, कि इप्टाक एक, जब इन्होंने इनके जो बहुत क्लोज थे अब्बास साहब के, इतने क्लोज थे वो उनके दोस्त के, पूरी जिंदगी साथ निभा दी बीपी साठे और अब्बास साहब। तो बीपी साठे ने कहा कि इस फिल्म के लिए लाइसेंस की दरखास्त दी जाए। तो उस वक्त 3 फिल्मों को लाइसेंस की दरखास्त मिली। एक तो ये इप्टा बनाए फिल्म, एक उदय शंकर कल्चरल सेंटर, और एक चेतन आनंद धरती के लाल, चेतन आनंद नीचा नगर। सो नीचा नगर, धरती के लाल और कल्पना, ये 3 फिल्म में बनाने की इजाजत मिली। और फिर वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने पहला चॉइस किया कि जो 2 किरदार थे, जो 2 बहुओं के किरदार थे, पहले वो लेना चाहते थे अजरा मुमताज को। एंड मेरा नाम उस वक्त याद नहीं आ रहा, ये हो सकता है किरण की मासी हो, आई एम नॉट श्योर, मगर अजरा मुमताज और दीना गांधी, जो लेटर ऑन दीना पाठक। मगर उन दोनों ने कहा, अजरा ने कहा कि मैं तो थिएटर चाहती हूँ, और दीना ने कहा मैं तो डांस करना चाहती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने तृप्ति भादुड़ी को लिया और दमयंती साहनी को, जो बलराज साहनी की बीवी थी, उनको लिया। और इन्होंने ये, और शांति बर्धन ने उसके डांस डायरेक्टर थे, जो अब यकीनन हम उसको देखेंगे।
और रविशंकर से कहा कि आप मौसीकी आप दीजिए, तो रविशंकर ने उसकी मौसीकी तैयार की। तो ये अब्बास साहब के जो दिल पे असर जो हुआ बंगाल के कहत ज़दा लोगों को देख के, अब्बास साहब के जो एक जर्नलिस्ट के तौर से वो गए और उन्होंने देखा कि अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन में इसका बहुत कम जिक्र है, छोटा सा कॉलम है और चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसमें कि वो ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरी आइटम्स आर बीइंग एडवर्टाइज्ड, मगर अमृता बाजार पत्रिका में कुछ बेहतर जिक्र है। तो जैसे कि उन्होंने कहा था, पिछली बार हमारे एक साथी ने कहा था, वो बात भी मैं कभी नहीं भूल सकती, जब वो गए थे अब्बास साहब, उन्होंने स्टूडेंट्स ने मिलके अपना ब्लड डोनेट करके एक हॉस्पिटल खड़ा किया था। हमारे साथी ने कहा था विनीत के, उनका नाम क्या था मैं भूल गई, कि उन्होंने कहा था हमने खून डोनेट करके एक अस्पताल बनाया। मेघनाथ जो फिल्म मेकर, हाँ, हमने खून डोनेट करके। तो अब्बास साहब, इतना कम कवरेज था उसका अखबारों में, तो अब्बास साहब ने जाकर कहा था कि आई एम अशेम्ड टू बी अ जर्नलिस्ट, यानी असली मुद्दों को तो असली मुद्दों को थोड़ा अमृता बाजार पत्रिका ने तो लिखा, मगर स्टेट्समैन ने उसको बिल्कुल ही हज़फ कर दिया। तो ये एक तरह से इट वाज, मतलब जो उन्होंने इस फिल्म बनाई और जो उन्होंने डिपिक्ट किया, ये उनके दिल से निकली हुई आवाज थी 1946 में। और उनकी बुनियादी चीज ये थी कि अगर वो किसी चीज में बिलीव करते थे तो भूखों मर जाते थे, मगर उससे he never used to deviate from that. अब you may agree with it, you may not agree with it, मगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे कि बस ये है मेरा मन, ये मेरा जिंदगी का प्रिंसिपल है, ये मेरा स्टैंड है, इसी पे, एंड दैट इज ऑल अबाउट यू नो those, जैसे to use the old cliche, the teeming millions of this country, जो भूखमरी से, जो मेल न्यूट्रिशन से, जो बच्चों, जिस तरह से बच्चों पे जो कयामत आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कयामत तो बच्चों पे आती है और उनकी माओं पे आती है, तो उसको बिल्कुल एक स्टार्क अंदाज से उसको दिखाना, और उसके साथ एक तरह से उनका ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक आईना था जो कि दिखाना जरूरी था। बम्बई के चमकती हुई हॉलीवुड बॉलीवुड की दुनिया में कलकत्ते की तारीख और गंदी और बदबूदार और लाशों से पटी हुई के गलियों को उनको दिखाना था, उस माहौल में जहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो ये मुझे जो ये चीज अच्छी लगी, और उसको मैं आप सबके सामने मैं ये इस इप्टा के प्लेटफॉर्म से मैं ये वायदा करती हूँ कि हम इसको, मैं जजीरा नहीं हूँ, मैं को अब हम बहुत ही मेहनत से इसको देवनागरी में करके, और वहां से आपको अब्बास साहब की जो अक्स मिलेगा, वही सबसे, जो आप राकेश ने उसकी तरफ इशारा भी किया है, तो वही सबसे ऑथेंटिक होगा। बस यही थोड़ी बातें करके, सॉरी आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, पर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सईदा आपा। और अब मैं गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ जया जी से, विनीत और सारिका से, कि आज की इस फिल्म पर भी वो अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, और जया जी इस फिल्म के साथ साथ जो अकाल की, भुखमरी की, जो एक तरह से खासतौर से आज जो किसानों की स्थिति है, खेतिहर मजदूरों की जो स्थिति है, और वो उसकी श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, उस साम्राज्यवादी साजिश की, कारपोरेट से आज एक सीधी लड़ाई है, उसकी तरफ भी वो इशारा करेंगी। तो जया और विनीत और सारिका। शुक्रिया राकेश। मैं
तो आपने देखा कि ये बिल्कुल शुरुआत है धरती के लाल की, और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि इसका जिक्र अब्बास साहब ने भी किया है कि जब फिल्म बन गई तो बड़ा मुश्किल था कि उसे रिलीज कैसे किया जाए। फिल्म बनने की कहानी अपने आप में एक अलग किस्सा है, उस पर भी हम लोग आएंगे। और लेकिन ये जब फिल्म बन गई तो बंबई के एक थिएटर में, जबकि दंगे चल रहे थे, वहां सांप्रदायिक हिंसा का दौर चल रहा था, तो एक हॉल बुक किया गया जिसकी कैपेसिटी 100 सीटों की थी, और उन सीटों को निकाल करके अलग रख दिया गया और लोग जमीन पर बैठे। और ये देखने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर लोग या तो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, मजदूर थे, मेहनतकश थे, या इप्टा से जुड़े हुए कलाकार थे। और ये जब आए तो ये 300 की तादाद में, 100 के हॉल के भीतर 300 की तादाद में लोग थे। और ये दिलचस्प बात है कि जैसे ही उन लोगों ने इप्टा प्रेजेंट्स देखा, पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल का स्लोगन देखा, तो पूरा हॉल गड़गड़ाहट से, तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। और उसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि हम शायद खुद उस हॉल में बैठ करके इप्टा की उस पहली फिल्म का तसव्वुर कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं सामने, जिसमें कि एक ख्वाब को उन्होंने तामीर किया था, उसको असली शक्ल पहनाई थी। ये खास फिल्म थी। ये केवल इस लिहाज से खास नहीं थी कि ये बंगाल के अकाल पर बनी थी। ये जरूर सच है कि ये पहली फिल्म थी बंगाल के अकाल पर हिंदी में बनी हुई, लेकिन ये अपने तरह से बनी हुई एक अलग किस्म की फिल्म थी, जिसके भीतर, जिसके बनने की कहानी, जैसा मैंने कहा, एक सामूहिकता की तरह से शुरू हुई थी। और जैसा सईदा जी ने इशारा किया कि नबान, बिजन भट्टाचार्य का नबान, और अंतिम अभिलाषा जो हिंदी में उस वक्त के हंस में छपा था, और उसका असली बांग्ला नाम जो था जबान बंदी था, वो नाटक, और अन्नदाता कहानी जो कृष्णचंद्र ने लिखी थी, और कृष्णचंद्र जो बलराज साहनी के कहानी लेखन से प्रभावित होकर के हिंदी कहानी के क्षेत्र में या कहानी के लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हुए थे, उन्होंने अन्नदाता लिखी थी। और 3 फिल्मों, 3 कहानियों को, 2 नाटकों और एक कहानी को लेकर के जब स्क्रिप्ट के बारे में सोचा, तो ये साथ में केवल एक सामूहिकता नहीं थी, बल्कि आपने देखा होगा जो आखिरी हिस्सा इस सीन का आपको दिखाया, जिसमें एसोसिएट डायरेक्टर्स में नाम आता है बलराज साहनी का और PR गुप्ते का, जो महाराष्ट्र के थे, और उनके साथ ही शंभू मित्रा का। तो डायरेक्शन भी सामूहिक तौर से हुआ, और उसमें बैठ बैठ करके घंटों बहसें हुआ करती थी, जिनके बारे में बड़े दिलचस्प वाकयात उन्होंने लिखे हैं। और ये कि जो लोग, जिनके स्टूडियो में ये बहसें चला करती थी, वो सोचते थे, ये लोग उनके बारे में सोचते थे कि ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि हर सीन पर हम इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं, और हो सकता है कि ये काम हम अगर एक के जिम्मे छोड़ देते तो बहुत कम वक्त में हो जाता, लेकिन हर चीज पर पहले सामूहिकता में बातचीत होती थी। इसी तरह से संसाधनों का अभाव था ही, वो तो लगातार कर्ज में डूबे रहे, और इप्टा की फिल्म थी, वो मजदूरों के पैसे से और मजदूरों के हक की खातिर बन रही थी। तो कैसे वहां संसाधनों का जुटाव हुआ, उस सब के बारे में भी आगे बात होगी। फिलहाल केवल इतना ही कि इप्टा का बनना एटक के साथ जुड़ा हुआ था, जो हिंदुस्तान का पहला मजदूर संगठन भी था। इप्टा के पदाधिकारियों में NM जोशी रहे, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे, और इप्टा के बनने में पृथ्वीराज कपूर का बहुत बड़ा हाथ था, जो पृथ्वीराज कपूर जाकर के ऐसी जगहों पर मजदूरों की बस्तियों के भीतर नाटकों को ले जाया करते थे। और तो इस तरह से हम देखेंगे, आगे हम चलते हैं, और इसके बारे में ये दरअसल इस फिल्म के साथ साथ ये बंगाल का अकाल 1943 का जो अकाल था, वो 1943 के अकाल के पहले हालात ऐसे कैसे हुए, उसके बारे में कुछ जानकारी जया हमारे साथ साझा करेंगी, और उसके साथ ही इस फिल्म के बनने की कहानी अपने आप में, और फिर इस फिल्म की कहानी। तो ये 3 हिस्से हमारी बातचीत के आज की इस चर्चा में होंगे, जिसे हम अलग अलग समय पर एक दूसरे के साथ गूंथ करके कुछ कुछ दृश्यों के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से आपको दिखाएंगे। बार बार राकेश ने भी कहा कि बंगाल के अकाल के पीछे जो राजनीति थी और जो इकोनॉमिक्स था और उसकी थोड़ी हिस्ट्री,
उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूं। और मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खुद जब वो हिस्ट्री को देखा तो मैं हिल गई थी अंदर से। और मैं इस हिस्ट्री को देखते हुए ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बार बार पहले भी कहा है कि अब्बास साहब की फिल्म जो रहती थी वो उस समय के माहौल, उस समय को दर्शाती थी और उस समय में अपना एक स्टेटमेंट देती थी। तो धरती के अकाल को मैं बंगाल की गरीबी और बंगाल की भुखमरी की कहानी की तरह ना देखते हुए एक एंटी कॉलोनियल फिल्म के हिसाब से देखना चाहती हूँ। हालांकि उस फिल्म को पूरा देखने में उस तरह के डायलॉग्स नहीं है। उसका एक कारण भी हो सकता है कि वो उस समय बनी थी 46 में, जबकि ब्रिटिश राज था और कुछ कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, पर जो बैकग्राउंड है वो एंटी कॉलोनियल बैकग्राउंड है। और स्वतंत्रता की जो बात अंत में कही गई है उस पर हम आएंगे। बैकग्राउंड में ये कहना चाहती हूँ कि मैं बंगाल की अकाल की हिस्ट्री 17वीं सदी से, मतलब 1600 ईयर से शुरू करना चाहती हूँ। क्योंकि 1600 ईयर यदि हम देखें तो बंगाल प्रदेश, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा जुड़ा हुआ था, वो अपने आप में बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रीजन था। वहां पे इतनी सारी नदियां थी और इतना पानी था और इतने स्किल्ड आर्टिजन्स थे और इतनी बढ़िया खेती की सुविधाएं थी कि बंगाल में सब कुछ बनता था। और पोर्ट होने के, समुद्र के किनारे होने से जो ट्रेडिंग होता था, तो बंगाल का ट्रेडिंग दुनिया से जो होता था, तो बंगाल की चीजें जाती थी और बदले में वो सोना और चांदी लेते थे, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कि वहां पे नहीं बन पाती थी। किसी चीज की जरूरत बंगाल को नहीं रहती थी। तो पूरा व्यापार जो था वो केवल बंगाल से चीजें दुनिया में जाती थी और सोना और चांदी आता। तो वहां पे मुगल सल्तनत जो कमजोर होती जा रही थी, तो उसके दीवान बंगाल में थे और सिराजुद्दौला के जो ग्रैंडफादर थे, वो सिराजुद्दौला को ये समझा के गए थे कि जब जनता के पास में समृद्धि होगी तो वो हमारी समृद्धि है। इसलिए जनता को कभी भी उनकी जितनी भी समृद्धि कर सको, और वो जब भी रिच हो तो तुम खुश हो, क्योंकि वो हमारी खुद की समृद्धि है। इस तरह से जो प्रदेश चल रहा था, वो प्लासी के युद्ध में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में युद्ध हुआ प्लासी का, और मीर जफर ने जब गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर की सहायता से बंगाल को ऑक्यूपाई किया और मीर जफर को दीवान बनाया। और सिराजुद्दौला की लाश और मीर जफर का राज्य अभिषेक साथ साथ हुआ। मीर जफर वहां के बंगाल के दीवान बनने की शर्त ये थी कि बहुत सारा पैसा जो भी वहां पे था बंगाल के राज्य के पास में, वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और उनके अफसरों के पास। हमें बार बार ये कहा जाता है कि करप्शन और क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो थर्ड वर्ल्ड की कहानी है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में जितना ज्यादा करप्शन था, उसकी पूरी कहानी अपने आप में एक सेशन हो सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की जेब में पैसा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पैसा गया राजा का। और जब मीर जफर ठीक से कुछ कर नहीं पाए, तो मिलिट्री के जो वहां की सेना थी, उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर को हटा के मीर कासिम, उनके कजिन थे, उनको बिठाया और फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई। और बक्सर में जब वो हार गए उनके कजिन और वापस मीर जफर आए, तब रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसने दिल्ली की सल्तनत के साथ में ये समझौता किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलेगी बंगाल की, मतलब टैक्स वसूल करने के अधिकार मिलेंगे, या सॉवरेन राइट मिलेगा बंगाल में टैक्स वसूल करने का। और ये 1900 मेरे ख्याल से 1964 में हुआ। और 1964 के बाद में 5 साल के अंदर जब बंगाल के दीवान 10 या 15% टैक्स वसूल करते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको बढ़ा के 50% कर दिया। और जिस भी तरीके से टैक्स वसूली की और जिस भी तरीके से उन्होंने बंगाल को लूटा, तो 1769 में 1769 में जब अकाल पड़ा, मतलब पानी नहीं हुआ और फसल नहीं हो पाई, तो लोगों के पास में कुछ सरप्लस ही नहीं बचा। और 1770 का जो फेमीन है बंगाल का, उस फेमीन में, हम 1943 के फेमीन की बात करते हैं, लेकिन 1770 पहला
ईस्ट इंडिया कंपनी के सॉवरेनिटी के साथ में जो अकाल हुआ, उसमें 30 मिलियन 3 करोड़ जनता थी उस समय बंगाल राज्य में, और उसमें से 10 मिलियन लोग मरे। 1/3 लोग 1770 के अकाल में मरे, और पूरे के पूरे खेत और गांव उजड़ के जंगल बन गए। इतना भयानक वो अकाल था। और उस अकाल के ऊपर आनंद मठ नॉवेल लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, वो 1770 के अकाल के बैकग्राउंड में लिखी गई है। और वहां से ब्रिटिश राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता में विद्रोह बहुत ही जबरदस्त तरीके से घर किया। उसके बाद में ये फर्स्ट 1770 के अकाल के बाद में, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज्य रहा, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बार बार अकाल होते थे। और वो सारे के सारे अकाल इसलिए होते थे कि जिस भी तरीके से नेचर में यदि किसी तरह की कमी हो जाती थी, बरसात की कमी होती थी या बाढ़ आती थी या लोगों को तकलीफ होती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज्य अपना टैक्स रेवेन्यू कम करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो लोगों को तरह तरह से लूट के, यदि मतलब 1770 में यदि कोई किसान मर गया है तो उसके नेबर से उस मरे हुए किसान के खेत का टैक्स रेवेन्यू लिया जाता था। और इतना ज्यादा हिंदुस्तान, मतलब जो कहते हैं कि सोने की चिड़िया को लूट के ले गए, वो हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के लोग मरे, हिंदुस्तान के खेत मरे, हिंदुस्तान के गांव मरे। और ये 1770 से शुरू हुआ ब्रिटिश राज्य का लूट और हमारे देश की लोगों की हत्या 1943 तक चली, जो कि बंगाल का फेमीन था। बंगाल के फेमीन के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहती हूँ कि बंगाल का फेमीन जो था वो सिचुएटेड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिस भी तरह की तैयारी कर रही थी, और क्योंकि जापान और रंगून पास था, बर्मा पास था, इसलिए कलकत्ता जो था और बंगाल का रीजन जो था वो बहुत ही वल्नरेबल रीजन था। तो उस तैयारी के चलते चर्चिल के नेतृत्व में बंगाल का अकाल एस्टैब्लिश हुआ। और ये बार बार कहा जाता है कि बंगाल का अकाल कोई एनवायरनमेंट की वजह से नहीं हुआ, बाढ़ की वजह से या सूखे की वजह से नहीं हुआ। बंगाल का अकाल वाज मैन मेड अकाल। और वो उसकी कुछ 3-4 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि वॉर की तैयारी के लिए जितनी भी इंडस्ट्रीज थी बंगाल में और पूरे देश में, वो सारी इंडस्ट्रीज वॉर एफर्ट्स में डाइवर्ट कर दी गई। और वॉर एफर्ट में जो इंडस्ट्री डाइवर्ट की, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, वो सारा का सारा सरप्लस हिंदुस्तान से किस तरह से लिया गया? अंग्रेजों ने स्टर्लिंग बैलेंसेस आरबीआई में डाले, जो कि इंग्लैंड में स्थापित था। और वो जो स्टर्लिंग्स डाले उसको हिंदुस्तान के बजट के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी, वो केवल बैंक में थे। लेकिन वो स्टर्लिंग्स उन्होंने डालने के बाद में हिंदुस्तान में उस स्टर्लिंग बैलेंस के आधार पे उसका 2.5 गुना नोट छापे। और नोट छाप के जो धान की कीमत 10 रुपए मन, इसमें फिल्म में दिखाया गया 10 रुपए मन, वो 6 गुना बढ़ गई 1 महीने के अंदर। तो भयानक रूप से इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन की वजह से धान तो था, लेकिन धान खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। और उसके बाद में जो धान था, वो धान उन लोगों को मिला जो कि वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे, वॉर इंडस्ट्री के लिए इन्वॉल्व थे। तीसरा, जब रंगून के ऊपर जापान का कब्जा हुआ और बॉम्ब गिरे, उसके पहले ही जब जापान की वो थी, तो बहुत सारे रिफ्यूजीज बंगाल आए रंगून से। वो रिफ्यूजीज की हालत बहुत खराब थी, उनको देने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रंगून के साथ में लोग बाग बंगाल में आए, और रंगून से जो राइस का इंपोर्ट होता था, धान का इंपोर्ट होता था, वो होना बंद हो गया। और ये कहा गया कि यदि जापानी फोर्स, जापानी मिलिट्री यहाँ पे आएगी तो उन्हें किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना मिले और उन्हें धान ना मिले। तो जितने पोर्ट, मतलब किनारे किनारे समुद्र किनारे के गांव थे, वहां पे ब्रिटिश सरकार का ये हुक्म था कि जितना धान है उसे चाहे नष्ट कर दो, गांव से बाहर ले जाओ, गांव में मत रहने दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जापानीज आकर के वो धान को पा पाए। 45,000 बोट्स, नाव जो थी वो, क्योंकि बहुत सारी नदियां थी और लोगों का ट्रांसपोर्ट नाव से होता था, 45,000 बोट्स को, नावों को उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया, जिससे कि बहुत सारे लोगों को, उसमें डायलॉग भी है फिल्म में कि नाव भी बंद कर दी गई।
तो लाइवलीहुड भी गया, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी गई और धान भी गया। तो बंगाल के गांव का जो नजरिया देखा गया है वो केवल एक सूखे और बाढ़ का नतीजा नहीं है, वो केवल इसका भी नतीजा नहीं है कि गांव में साहूकार ने और जमींदार ने लोगों के ऊपर जाति की, वो पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक भाग है जिसमें कि 3 मिलियन लोगों को मारने के बाद में चर्चिल ने ये कहा कि हिंदुस्तान की जनता जो है उसको ब्रिटेन के छोटे कंधों के सहारे हमने वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर निकाला, मिनिमम उनको त्रासदी दे करके। तो इस बैकग्राउंड के साथ में जो बंगाल के गांव की कहानी और बंगाल के शहरों की कहानी धरती के लाल में कही गई है, हम देखते हैं। बंगाल के भीतर मिदनापुर जिला था, उसके पास अन्नदाता की कहानी में, और नवान्न के भीतर जो कहानी है उसके मुताबिक अमीनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के भीतर समद्दर प्रधान का परिवार रहता था। समद्दर प्रधान एक छोटा मझोला किसान था जो अपने गांव का मुखिया भी था, और उसके 2 बेटे थे, एक निरंजन और एक रामू। और निरंजन की पत्नी, निरंजन का किरदार निभाया बलराज साहनी ने और रामू का किरदार निभाया अनवर मिर्जा ने। ये हैं समद्दर प्रधान, जिसका रोल किया खुद शंभू मित्रा ने, और ये उनकी पत्नी बनी है जो उषा दत्त के नाम से हैं, बाद में शायद उनका नाम बदल गया था, जो समद्दर प्रधान की पत्नी बनी है, मुखिया की पत्नी। और इनका बड़ा बेटा बलराज साहनी, जिनकी भी ये पहली फिल्म थी और जो उस वक्त बीबीसी से पंजाबी लहजे के साथ में बीबीसी से इंग्लैंड से लौट करके आए थे, उनकी ये पहली फिल्म थी इप्टा के साथ में। बलराज साहनी उनके बड़े बेटे बने निरंजन। निरंजन की पत्नी, जो असल जिंदगी में भी बलराज साहनी की पहली पत्नी थी, दमयंती साहनी, जिनका बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया था। और इस फिल्म में आप देखेंगे, अगर आप पूरी फिल्म देखते हैं, कि ये कितनी अच्छी कलाकार थी और बहुत स्थापित कलाकार थी पृथ्वी थिएटर्स की, दमयंती साहनी, जो इस फिल्म में विनोदिनी बनी। और ये निरंजन के छोटे भाई रामू, अनवर मिर्जा, जो बहुत ही नफीस किस्म का किरदार इन्होंने निभाया, और ये रामू बने हैं इस फिल्म के भीतर छोटा भाई। और इनकी पत्नी बनी है जो तृप्ति भादुड़ी थी पहले, और बाद में वो शंभू मित्रा की पत्नी हुई, तृप्ति भादुड़ी मित्रा कहलाई, और जिन्होंने बाद में अनेक फिल्मों में, बंगाली और हिंदी फिल्मों में रोल्स किए और मकबूल फिल्म अभिनेत्री हुई, जो रामू की पत्नी का किरदार इन्होंने निभाया है। ये हैं जिनका जिक्र किरण सहगल जी कर रही थी, जो उनके मौसी के हस्बैंड थे, हमीद भट्ट साहब, जो इस फिल्म में रमजान चाचा का रोल निभाया, और जिनका घर और मुखिया का घर एक दूसरे के साथ लगा हुआ है, और जिंदगी भी एक दूसरे के साथ ऐसी लगी है कि मुखिया की मौत के बाद भी ये रमजान चाचा गांव को आगे बढ़ाने में और उनके ख्वाबों को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं। नाना पलसीकर, जो हम अभी कुछ वक्त पहले तक इनको कई फिल्मों में देखते रहे, नाना पलसीकर जो एक गरीब इंसान का किरदार निभाने के लिए हिंदी फिल्मों में बहुत जाने गए, जिन्होंने दयाल काका का, जो एक मास्टर हैं गांव के और पागल हो जाते हैं बीच के वक्फे में जब भयानक अकाल का वक्त आता है, वो किरदार नाना पलसीकर ने निभाया। जैसे मैंने बताया कि एक ठीक ठाक परिवार है, औसत परिवार है एक गांव के भीतर, जो अपना फसल उगाते हैं और उनका जीवन चलता रहता है। और शुरू का करीब 20 मिनट का जो एक पस मंजर बनाया है ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी स्क्रिप्ट के जरिए, वो बहुत ही खिलंदड़े अंदाज में, हल्के फुल्के मनोरंजन के साथ में, जो परिवार के बीच में रोज घटित होती हैं, कैसे उनके बीच में स्नेह के सूत्र बनते हैं, कैसे उनके बीच में झगड़े, प्यार के झगड़े होते हैं, और किस तरह के संवाद में बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस 20-25 मिनट के भीतर स्थापित किया है। और उसके बाद में उन्होंने ये, क्योंकि एक दृश्य आता है जिसके भीतर राम, अब उनके पास में फसल अच्छी नहीं हुई है, लगान ज्यादा देना पड़ा है, तो उन्हें जाकर के साहूकार से, वो रामू को कहते हैं, निरंजन के पिता अपने छोटे बेटे से कहते हैं, समद्दर प्रधान, कि जाकर के वहां से साहूकार के पास से धान ले आ उधार। तो वो उधार लेने जाता है, रामू बिना पढ़ा लिखा है और इसलिए वो जाता है, तो वहां पर साहूकार उसको वही 10 रुपए मन की धान को, जो 10 रुपए मन से खरीदी गई धान है, वही उन्हें दी जाती है, 22 रुपए मन के हिसाब से बोली जाती है। और जब वो अंगूठा लगवाते हैं तब तक उस पर
और चीजें जोड़ करके, ब्याज जोड़ करके, नजराना जोड़ करके बोलते हैं 19 रुपए। अब लगा अंगूठा, और जब वो अंगूठा लगाता है तो उस पर लिखा होता है 24 रुपए, जिस पर कि कैमरा नजदीक जाता है बही के ऊपर और दर्शक देख सकता है कि ये 24 रुपए पर अंगूठा लगा था। तो इस तरह कैमरे की भाषा का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करके उन्होंने ये एक सीक्वेंस डेवलप किया कि कैसे एक परिवार पहले आम जिंदगी जी रहा था और इस तरह की मुश्किलात के साथ में उसका रोज का वास्ता था, हर साल का वास्ता था, ज्यादा ब्याज देना। और प्रेमचंद के हिसाब से हम कहें तो किसान जो है वो कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में मर जाता था। लेकिन अब यहां से इनकी जिंदगी में क्राइसिस की एक भयंकर बाढ़ का सीन आता है। इसी बीच में रामू की शादी होती है और विनोदिनी निरंजन जो है वो उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए विनोदिनी जो है वो रामू का बच्चा पैदा होने से चिढ़ती है, और वो एक सीक्वेंस में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। नसीब हुआ, आज उसकी षष्ठी पूजा का दिन है, लेकिन विधाता पुरुष को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। मुझसे पूछो तो तुम्हारे पोते के लक्षण ही अशुभ हैं। जब से राधिका को गर्भ ठहरा है, घर पर कोई ना कोई आफत आती ही रहती है। बैल और गाड़ी सरकार ने जब्ती कर लिए, नदी में नाव न रही, और अब घर में खाने का भी टोटा पड़ गया है। चुप रह कालमुनि, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। ये स्थापित किया है कि किस तरह से विनोदिनी अपनी देवरानी के बच्चे से चिढ़ती है और फिर बाढ़ आती है और बांध टूट जाता है। बांध टूटने से गांव के भीतर पानी आने की आशंका है और विनोदिनी से कहा जाता है कि तू बच्चे को बचा करके लेके आ, और विनोदिनी से एक मौका समझती है कि वो उस बच्चे से निजात पाले, जिसकी वजह से उसे अपमान सहना पड़ रहा है। निरंजन, वो देख पेड़ पर। विनोद, विनोदिनी, विनोद, विनोदिनी जिंदा है। दीदी, विनोद, बड़ी बहू, बड़ी बहू, विनोद, बच्चा कहाँ है? दीदी, दीदी, पगली कहीं, तुझे तो बच्चा पालना भी नहीं आता। ला मुझे दे। देखिए, विनोदिनी जाती है बच्चे को मारने के लिए, लेकिन बच्चे की शक्ल देख करके उसके चेहरे पर जो क्लोजअप में भाव आए हैं वो कितने तेजी से रूपांतरित होते हैं। उसका पूरा व्यक्तित्व एक क्षण के भीतर बदल जाता है और वो बच्चे को बचा करके अकेली पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजारती है। और जब पूरा परिवार वापस लौट करके आता है तब देखता है कि विनोदिनी ने बच्चे को बचा करके इस तरह से रखा है। तो ये पूरा परिवार बच जाता है। ख्वाजा अहमद अब्बास देखिए कहानी को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि एक खुशी का लम्हा पूरे परिवार के बचने का, और विनोदिनी के कैरेक्टर में जो एक विलेनियस जो एक हिस्सा है उस बाढ़ में उसके भी बह जाने का किस्सा है, लेकिन उसके साथ ही साथ बैक टू बैक एक किस्सा और चल रहा है जो फिल्म में अलग तरह से दिखाया है। मैं उसको दो किस्सों को यहाँ जोड़ करके अगली सीक्वेंस में आपके सामने रख रहा हूँ। वो है दयाल काका का किस्सा। दयाल काका के खुद के घर में दाने के लाले पड़े हुए हैं और वो आते हैं कि कुछ उन्हें मदद मिल जाए समंदर प्रधान के यहाँ से, जिसके यहाँ खुद अपने यहाँ नवजात पैदा हुए बच्चे का एक उत्सव, एक धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए एक मुट्ठी दाना धान का नहीं बचा है। लो बहन, इतना ही था हमारे यहाँ। धन्य हो बहन, अब पूजा हो जाएगी। आधा चावल दयाल को दे दो। इतना ही तो है। आधा चावल दयाल को दे दो।
गंगा की माँ की जान बच जाएगी। पड़ोस से लेकर के आई एक मुट्ठी चावल जो पड़ोसन है, उसमें से भी आधा चावल, आधी मुट्ठी चावल समंदर प्रधान अपने दोस्त दयाल को दिलवा देते हैं और बाकी आधी मुट्ठी चावल। इसी बीच में बाढ़ आ जाती है, घरों में पानी घुस जाता है और जहां एक और हम खुशी का लम्हा देखते हैं कि बच्चा बच गया है, इनका परिवार बच गया है, वहीं अगली सीक्वेंस में हम देखते हैं क्यों दयाल दादा, तुम्हारे यहाँ तो सब अच्छी तरह से हैं। मेरे यहाँ सब मेरा कोई था। गंगा की माँ, मेरा बच्चा, मेरा घर, सब समंदर हो गया प्रधान, सब समंदर हो गया। ये सब समंदर हो गया यानी सब कुछ उस दयाल का सब कुछ बह गया। उनकी पत्नी मर गई, उनका बच्चा भी बह गया और वो एक मुट्ठी चावल लिए वापस सवेरे लौट कर आते हैं। ये जक्स्टापोजिशन जिसको विजुअल्स में हम लोग मोन्ताज के नाम से जानते हैं और जिसका जिक्र ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी इस फिल्म के हवाले से जब चिल्ड्रन ऑफ हंगर का वो अध्याय लिखते हैं तो उसके शुरुआती हिस्से में ही करते हैं कि आइजेंस्टाइन के मोन्ताज कला के समकक्ष रखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में जब धरती के लाल का रिव्यू किया उस वक्त के जॉर्ज नाम के अमेरिकी पत्रकार ने कि ये आइजेंस्टाइन के सीन की तरह से, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो कहानी के भीतर दृश्यों को रचा है और उनके माध्यम से उन्होंने पैथोस को और खुशी को जो जक्स्टापोज किया है उसका एक मोन्ताज अगर हम देखें तो ये भी एक मोन्ताज की श्रेणी में आता है। बहुत ही खूबसूरत ये इस तरह के अनेक किस्से हम लगातार इस कहानी के भीतर चलते हुए देखते हैं। हमारे दादा के वक्त में ऐसा अकाल पड़ा था। ये अकाल नहीं है बाबा, धान की कमी नहीं है। महाजन और जमींदार के गोला घरों में अभी सैकड़ों मन धान भरा पड़ा है। बात इतनी है कि हमें 2 दाने नहीं मिल सकते। बहुत बुरा समय आया है, बहुत बुरा समय आया है। कि कौन रोता है? फजलू तेली गुजर गया है। क्या हुआ था उसको? मैं बताऊं क्या हुआ था उसको? 6 दिन से उसके पेट में कुछ नहीं गया था। वो भूख से मरा है, भूख से, जिससे हम सब मर जाएंगे। मैं, तुम, बाबा, माँ, सब, हमारा बच्चा। बहकी हुई बातें मत करो। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। क्यों नहीं? मगर तुम बेचते नहीं हो। क्या? क्या बेटा? जमीन। जमीन? जमीन? हाँ जमीन। सब अपनी जमीन बेच रहे हैं, हम भी क्यों ना बेच दें? उसको बेच दें जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, जिसकी गोद में खेल कूद कर जवान हुए। जमीन हमारी माँ है रामू, हम सब की माँ। जमीन नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मजदूरी करके, भीख मांग कर, मगर जमीन नहीं बेचेंगे। मैं भीख नहीं मांगूंगा बाबा। जमीन में मेरा हिस्सा भी है, बंटवारा कर दो, मैं अपनी जमीन आज ही बेचूंगा। जमीन न तेरी है, न मेरी, न बाबा की। उसको कोई नहीं बेच सकता। जमीन न हुई, मंदिर की मूर्ति हो गई। और आजकल तो मंदिर की मूर्तियां भी बाजारों में बिक रही हैं। तुम बैठे हो उन मिट्टी के ढेरों को पूजने। जमीन मंदिर की मूर्तियों से भी ज्यादा पवित्र है। इस मिट्टी में हमारी लाज है, हमारा जीवन है। इसके बगैर हम जी नहीं सकते। ये मिट्टी सोने के मोल भी नहीं बिक सकती। तुम बैठे इस मिट्टी को चाटा करो, चाहे घर की आबरू भी मिट्टी मिल जाए। जमीन न बेचने पर मुझे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे को बेच के खा जाना। तेरी ये मजा। ये जो सीन बताया गया है फिल्म में, ये बाढ़ के बाद में जितनी ज्यादा गरीबी और भुखमरी थी और गांव में रहना ही असंभव हो गया था और गांव वालों के लिए ये जरूरी हो गया था कि गांव छोड़ के बाहर जाए अपने भोजन के, खाने की खोज में या जिंदगी को बचाने की खोज में। ये उसके पहले का है। तो एक तो जितनी गरीबी और जिस तरह से सब दूर अकाल था वो बताया गया है। लेकिन जिस बात को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बलराज साहनी, निरंजन जिस तरीके से अपने भाई के साथ कहते हैं
कि जमीन हम नहीं बेचेंगे। और फिर दूसरा वाक्य वो कहते हैं कि जमीन ना तेरी है, ना मेरी है, ना मेरे बाप की है। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में किसान लोगों के लिए जमीन का इंडिविजुअल ओनरशिप के साथ में एसोसिएशन नहीं था। चाहे वो रशिया के कंबाइंस हो, मीर्स हो, और रशिया में भी जब पहली बार सर्वडम हटाया था, और सर्वडम हटाने के बाद में लोगों ने कहा कि आप पेजेंट बनना चाहते हैं तो आप जमीन के लिए पैसे दीजिए, तो वो लोग जो गुलामी करते थे उन्होंने कहा कि वी थॉट वी बिलोंग टू द लॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड को, बट द लैंड बिलोंग टू गॉड। तो जमीन जो है वो किसी एक की मालकियत उसके ऊपर नहीं होती है। ये बात ये ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में भी थी। और अंग्रेजों के आने के पहले, जब अभी हम लोग कलकत्ता की स्टडी कर रहे हैं कि कलकत्ता के जो लैंडलॉर्ड्स थे जो बहुत अत्याचार करते थे, जहां बहुत स्ट्रॉन्ग जाति प्रथा थी, वो भी जिनको जमीन दे देते थे रेंट पे पेजेंट्स को, उनसे वो जमीन छीन नहीं सकते थे। ट्रेडिशनली ये अलाउड नहीं था कि आप किसी को भी जमीन से बेदखल करें। तो जमीन पे एक बार जब आपने खेती की तो उस जमीन पे आपका अधिकार है, उसे आप पैसों से ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। और ये जमीन को कमोडिटी बनाने का काम ब्रिटिशर्स ने किया। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए और उन्होंने इंडिविजुअल ओनरशिप की बात कही और जमीन को कमोडिटी बताई, तो ये सीन में मैं ये चाह रही थी कि आपको बताऊं कि ट्रेडिशनली जो है जमीन कमोडिटी नहीं थी, और ये कॉलोनियलिज्म की भेंट है कि आज जमीन के जो भी भाव है और जो बेचा जाता है और खरीदा जाता है। इसके बाद में जो सीन हम आपको दिखाएंगे वो है कि लोग बाग गांव छोड़ के किस तरह शहर की ओर बढ़े, भोजन की खोज में और नौकरी की खोज में। देखा आपने, ये सब शहर जा रहे हैं। हाँ, और मेरा अनाज भी शहर जा रहा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो साहूकार है वो ये कह रहा है कि मेरा अनाज भी शहर जा रहा है, और वो अनाज जहाज पर लद करके जा रहा है और लोग पैदल अपनी जिंदगी की तलाश में, आजीविका की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। अनाज मंगाया जा रहा था सरकार द्वारा। जो लोग वॉर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, जो सैनिक हैं, उनके लिए अनाज गांव से शहर जाए। ये गांव से पलायन करके शहर जाते हुए किसानों की भीड़ है, किसानों का हुजूम है। उनके पीछे उनका ही बोया हुआ अनाज जो उन्होंने उगाया था वो जा रहा है। ये जो सीन आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली पूरी फिल्म जो है, जैसा कि जयादी ने बताया और विनीत जी ने बताया कि बंगाल के बैकग्राउंड पर, बंगाल के अकाल पर बनी हुई फिल्म है। और लेकिन ये वाला जो सीन था, इसे बंगाल में फिल्माने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और बहुत सारे प्रतिबंध थे, जिसके कारण वहां पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके इसको परमिशन नहीं मिली। तब इस फिल्म के इस भाग की शूटिंग जो है महाराष्ट्र में की गई। महाराष्ट्र में धूलिया किसान सभा के लोगों ने एक चीज और जो मैं आप सबके साथ में बांटना चाहती हूँ, वो ये कि धरती के लाल जो फिल्म थी, ये सामूहिकता के साथ में बनी हुई फिल्म थी। मतलब ये ऐसा नहीं था कि केवल फिल्म के जो कलाकार है, प्रोफेशनल कलाकार है, वही इसमें काम कर रहे हैं। इसमें किसान सभा के साथी भी थे, इसमें मुंबई स्टूडेंट फेडरेशन के साथी भी इसमें बतौर एक्टर शामिल हुए थे, जिसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। और क्योंकि इस कहानी के साथ में, इस फिल्म की जो कहानी है, उस कहानी के साथ में उन्हें अपनी समस्याएं, उन्हें अपना जुड़ाव महसूस हुआ, तो इसके साथ में धूलिया किसान सभा के लोग, नवजीवन लेबर पार्टी, ऐसे 5-6 जो जनसंगठन है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से जिनका वाबस्ता है, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो कि पूरी विचारधारा से बनी हुई फिल्म है, सामूहिकता के साथ में ये फिल्म बनी थी। इसमें जो
कलाकार जाते हुए दिख रहे हैं, ये सारे मराठी कलाकार हैं जो कि मराठी गांव महाराष्ट्र के गांव से, धुलिया गांव से, जो किसान सभा से जुड़े हुए लोग हैं, जो एटक या मजदूर मेहनत करने वाले साथी हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हुए। तो जाहिर है कि जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें बंगाली वेशभूषा या उस तरीके से साड़ी पहनना नहीं आता होगा, लेकिन जो इप्टा की बंगाली महिलाएं थी, बंगाली साथी थी, वे सुबह 4 बजे से उठ के और इन मराठी भाषी महिलाओं को साड़ी पहनना सिखाती थी और उसके बाद इसकी शूटिंग हुआ करती थी। बहुत सारी दिक्कतें आती थी क्योंकि जो पहनाने वाले थे या जो तैयार करने वाले थे वो बंगाली लोग थे और जो पहनने वाले लोग थे वो महाराष्ट्रियन लोग थे। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर संगीत बदला, एकदम से चेंज हुआ है संगीत। तो जो रविशंकर जी हैं उन्होंने इस फिल्म में संगीत दिया है। पहले तो एकदम से शांत या दुखी संगीत चल रहा है और उसके बाद से एकदम संगीत बदलता है और इस तरह संगीत अपनी बात कहता है। इसमें आपने देखा होगा 122 किलोमीटर, मतलब गांव के लोग भूखे और पैदल चल के 122 किलोमीटर दूर कलकत्ता जा रहे हैं। वो जिंदा रहने की चाहत में, संघर्ष करके और आगे बढ़ने की चाहत उनके दिल में है और उस हौसले के साथ में वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम सब, मैं जयादी और विनीत जी के साथ में इस सीन को बैठ के हम लोग देख रहे थे तो मेरे जहन में एकदम जो पिछला लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन के दौरान जो पलायन हुआ वो मेरी आंखों के सामने एकदम से आ गया कि हम सभी याद करने लगे कि किस तरह उस समय भी लोगों का पलायन हुआ था और युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके बच्चों तक बहुत सारी मौत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बढ़ते रहे, रुके नहीं। लोग बढ़ते रहे कि हम अपनी जगह पे जाएंगे और वो हौसला उन्हें जिंदा रखा। और वो इसमें एक चीज और हमने जो अभी अभी देखी कि यदि एक साथी गिरा है तो 4 हाथ उसको संभालने आ गए हैं। तो ये जो एकजुटता की उनकी ताकत थी, उस ताकत ने उन्हें बल दिया, उनके मन के अंदर की जो ताकत थी उसने उन्हें बल दिया। और एक चीज और कि ये सारे जो जा रहे थे वो केवल वो किसान थे, मेहनत करने वाले मजबूत हाथ थे, हिंदू और मुसलमान नहीं थे। कलकत्ता आ गया। मैं बस ये याद दिलाना चाहता हूं कि जिस सीक्वेंस का जिक्र मैंने किया था, जिसको आइजेंस्टाइन अपने बेस्ट उसमें प्रस्तुत करते तो ऐसा होता, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में रिव्यू में लिखा गया था, वो इसी हंगर मार्च को लेकर के लिखा गया था। आप लोगों से दरखास्त है कि जब आप फिल्म देखें तो इस मुकम्मल सीन को जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे 4 लोगों से हजारों लोगों तक का हुजूम बनने तक के डिफरेंट एंगल्स को उन्होंने कैसे जक्स्टापोज किया है अलग अलग जगहों से लोगों के आने को। और सारिका ने उसमें जो अपनी व्याख्याएं साथ में रखी, वो इस पूरे दृश्य की श्रृंखला को एक अविस्मरणीय श्रृंखला बनाता है।
देश में डूबी बाजी फैला सुख का काल। सुख की अग्नि कौन बुझाए, सूख गए सब तार। जिन हाथों ने मोती रोले, आज वही कंगाल मुसाफिर, आज वही कंगाल। भूखा है बंगाल, भूखा है बंगाल। कोठरियों में गाजे बैठे बनिए सारा नाथ, कोठरियों में गाजे बैठे बनिए सारा नाथ। सुंदर नारी भूख की मारी बेचे घर घर लाल। सुंदर नारी भूख की मारी बेचे घर घर लाल। चौपट नगरी कौन संभाले, चौपट नगरी कौन संभाले। चारों तरफ पहुँचाल साथी, चारों तरफ पहुँचाल। भूखा है बंगाल, भूखा है बंगाल। गाना जो है भूखा है बंगाल, ये इस फिल्म का बहुत ही ज्यादा नोन गाना है और ये पूरे देश में फैला। ये इप्टा की तरफ से वामिक जौनपुरी का लिखा हुआ गाना है, जिसे कि इप्टा ने पूरे देश में बंगाल की जो स्थिति थी उसे दर्शाने के लिए मतलब नाटक और फोटोज और पेंटिंग्स तो थे ही, लेकिन ये गाना उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बंगाल का ये अकाल हिंदुस्तान के आर्ट और कल्चर फील्ड के रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और मैं सोचती हूँ कि इप्टा इस बात के लिए बहुत गर्व करेगी कि पूरे आर्ट और कल्चर को देखने का पर्सपेक्टिव और उसके भीतर जो पॉलिटिक्स है वो इप्टा ने चेंज किया बंगाल के इस अकाल के दौर में। तो जो लोग आए थे शहर में ये सोच के कि वहाँ एक डायलॉग भी है कि सुना है सरकार खिचड़ी बांट रही है कलकत्ता में। तो जो लोग कलकत्ता आए थे ये सोच के कि वहाँ खिचड़ी मिलेगी, सरकार उनकी मदद करेगी, वो लोगों की जो हालत बंगाल में हुई मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीन में है कि वो भीख मांग रहे थे और भीख में वो और कुछ नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे भात का पानी दे दो। बाबा हेंदा बाबा हेंदा माँ मागो, हेंदा माँ मागो। इस दृश्य की बात कर रही थी सईदा जी के ग्रैंड होटल के सामने। हाँ, कांच के उस पार बढ़िया लजीज खाना था और इस पार लोग बाग भूख मांग रहे थे। ये बता दूं मैं कि जो भूखा है बंगाल में एक गाने में लाइन आई थी कि सुंदर नारी लाज अपनी लाज बेच रही है, और जब बच्चे को खाना नहीं मिलता है तो हमारे फिल्म की हीरोइन राधिका भी अपनी इज्जत बेच करके बच्चे के लिए दूध लेके आती है। अरे ये बोतल कहाँ से आई है? दूध भी भरा हुआ है। क्यों रे राधिका, तूने भी? बस माँ चुप रहो। ये बोतल और दूध में एक बाबू के हाथ से लाई हूँ। हाँ हाँ, जवान हो तभी तुम लोगों को सब कुछ मिल जाता है, हमें तो कोई सूखा टुकड़ा भी नहीं देता। न जाने कितने दिन हो गए दूध पिए हुए। बस जिस दिन जमींदार के आदमी लक्ष्मी को ले गए हैं वो दिन और आज का दिन, मैं तो ये भी भूल गई कि दूध का मजा कैसा होता है। अरे इतना मत पिलाओ, उसको उल्टी हो जाएगी। माँ दूध अच्छा है। इस सीन में जो पैथोस है कि लोगों ने केवल अपनी जान नहीं गवाई, अपना सब घर बार नहीं गवाया, अपनी इज्जत नहीं गवाई, उन्होंने अपनी इंसानियत तक गवाई। इतना ज्यादा भूख के कारण ट्रेजेडी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। और ये फिल्म में जो दृश्य है एक्चुअल
घटनाएं भी उस तरह की बंगाल के अकाल की सुनाई देती हैं। एक दो घटनाएं मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसी तरह की, कि जहाँ पे लोगों ने अपनी इंसानियत गंवा दी थी। एक तो मेरे ख्याल से एक मुस्लिम वीवर था बंकुरा जिले के वहां पे, और जब वो अपने बीवी और बच्चों को खाना नहीं दे पाया तो एक दिन चला गया नदी किनारे और फिर वापस लौट के नहीं आया। उसकी बीवी के 2 बच्चे थे और वो खाना नहीं दे पाई। उसे लगा कि उसका हस्बैंड तो चला गया है, शायद नदी में डूब गया है। तो एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को बांध करके नदी में फेंक दिया और फिर बड़े बच्चे को भी बांध के नदी में फेंकना चाह रही थी। तो बच्चा उसके पांव से लिपट गया जबरदस्ती और खूब जोर जोर से रोने लगा। उसने नदी में फेंकने से इनकार किया। तो वो औरत मजबूर होके उस बच्चे को ले गई और पास में जाकर के उसने कब्र, ये सचमुच की कहानी है कि उसने कब्र खोदी बच्चे के लिए और बच्चे को उसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी डालने लगी। और बच्चा जब जोर जोर से चिल्लाया तो एक दलित आदमी जो वहां से जा रहा था उसने उसको बचाया और उसने कहा कि इस बच्चे को मैं ले जाता हूँ, मैं इसको बड़ा करूंगा। वो औरत उसके बाद में खुद जाकर के नदी में कूद गई और खत्म हो गई। दूसरी एक कहानी भी जो कि सचमुच की कहानी है, एक एक्ट्रेस ने बताई है कलकत्ता में, कि मेरे घर में भात बनने के बाद में जब मेरी मेड खिड़की से पेवमेंट के ऊपर भात का पानी डाल रही थी तो एक औरत आई अपना टूटा हुआ वो लेकर, बर्तन लेकर के, और वो पानी को इकट्ठा करके पीने लगी। उसके 4 बच्चे थे और जिस तरह से हम बिल्ली या कुत्ते को देखते हैं कि बच्चे एकदम आके माँ के पास में चिपट जाते हैं खाने के लिए, वैसे वो बच्चे उसके पास में आए तो उसने मार मार के उन बच्चों को हटाया और वो पानी जब वो पूरा पी ली तब उसने अपने बच्चों को देखा और बहुत जोर से शी जस्ट ब्रोक डाउन कि ये मैंने क्या कर दिया। तो भूख एक इंसान से उसकी इंसानियत भी छीन लेती है। ये बात अब्बास साहब ने देखी और अब्बास साहब की तरह जो भी वहां पे था कलकत्ता में, कई लोगों के मुंह से ये सुना गया है और ये सुन के लगता है कि इस तरह की गैर बराबरी, इस तरह की दुष्टता, इस तरह का साम्राज्यवाद इस दुनिया की सिविलाइजेशन में बहुत बड़ा धब्बा है जिसे हमें दूर करना है। सुनते हैं इंसान पहले बंदर था, अब तरक्की करते करते कुत्ता हो गया है, कुत्ता। इसके बाद जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दृश्य खास तौर से बलराज साहनी की ने अपनी आत्मकथा के भीतर अपने शब्दों में ही लिखा है और वो एक तरह से उस वक्त के माहौल को और काम करने के तरीके को, इस फिल्म के भीतर काम करने के तरीके को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। वो प्रसंग है समद्दर प्रधान की मौत का प्रसंग, जब उनकी मौत हो रही है। वो दृश्य मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा, उसके बाद में जो बलराज साहनी ने इसके बारे में कहा है वो आपको पेश करता हूँ। निरंजन, रमजान भैया, देखो इनको क्या हो गया है। ताप बहुत बढ़ गया है। सुनो, तुम हंस क्यों रहे थे? हंस रहे थे? हाँ, बिल्कुल पागलों की तरह। जब से बादल आए हैं आसमान की तरफ देखते हैं और हंसते हैं। जरा पूछ उनसे बेटा। बापू, बापू। कौन? कौन? मैं हूँ निरंजन। निरंजन, निरंजन आ गए बेटा। हाँ, आ गया मैं। बड़ी अच्छी खबर है बापू। हमारी विपदा से सारे देश में हलचल मच गई है, सारे देश में। अब हम अकेले नहीं हैं, तुम बच जाओगे बापू। रामू की माँ, रामू की माँ। मुखिया, कुछ कहना चाहते हो? वो देखो बादल, अब खेत में हरियाली आ जाएगी। खेत, धान, कितना धान। बाबा, क्या सपना देख रहे हो? मैं क्या रोकिए सारे का? रामू,
सब धान को काट काट कर रख रहे हैं, सब धान को। रमजान, आजीज, सब गांव वाले, कितना धान, कितना बहुत धान। रामू की माँ, निरंजन, रामू, कहाँ है सब? ये रहा निरंजन, क्यों क्या कहते हो? रामू की माँ, निरंजन, तुम सब घर वापस चले जाओ, लौट जाओ रे निरंजन, घर लौट जाओ। रमजान, तुम भी घर लौट जाओ। मेरे बैल, मेरा हल, फिर से जोर से, सब जोर से चलाना। सोना फलेगा, सोना फलेगा। रामू की माँ, रामू की माँ, बाबा। चले गए मुखिया। ये सीन जो था, इसमें 3 चीजें मैं बताना चाह रही थी। एक तो सबसे पहली कि समुद्र प्रधान के जो मृत्यु की दृश्य दिखाई गई है, उसके अंदर उनकी मृत्यु होती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं क्लाइमेक्स सीन है। लेकिन मरने के पहले जिस तरीके से वो कहते हैं कि वापस जाओ, यहाँ शहर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम वापस जाओ, गांव वापस जाओ, वहां मेरा हल जोर से चलाना, बैल है खूब जोर से चलाना और खूब फसल होगी। इस होप के साथ में तुम सब वापस जाओ। अपने बेटे को और अपने दोस्त को जो मैसेज देते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ही पावरफुल तरीके से बताया गया है। दूसरी चीज जो बलराज साहनी ने इस फिल्म के बारे में, इस सीन के बारे में बताई थी अपने आत्मकथा में, वो ये थी कि ये सीन बंगाल के पेवमेंट पे समुद्र प्रधान की मृत्यु का सीन है, लेकिन ये स्टूडियो में तैयार किया गया था इसका सेट। और उसके लिए लाइटिंग जो लॉन्ग शॉट था, जिसमें कि वो लेटे हैं और बाहर से लोग बाग आते हैं, निरंजन आता है और अन्य लोग आते हैं, उसके लाइटिंग को तैयार करने के लिए काफी 3-4 घंटे का समय लगा था। और वो 3-4 घंटे के समय के बाद में वो लाइटिंग थी। तो लॉन्ग शॉट के बाद में कैमरा क्लोजअप में आता है और आइडिया ये थी कि जब वो क्लोजअप में आएगा तो एक लैंप पोस्ट जो कि समुद्र प्रधान के सिर के ऊपर रहेगा, वहां से लाइट पड़ेगी उनके चेहरे पे। लेकिन जब वो सीन आया तो ये पता चला कि वो लैंप पोस्ट का बल्ब फ्यूज था और वो लैंप पोस्ट की लाइट उसमें पड़ नहीं पा रही थी। वो जो लाइट की जरूरत थी वो नहीं आ पा रही थी खंबे से। और ये सब लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि यदि उस सीन को दोबारा फिल्माया जाता और फिर से सारा लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जाता ये लैंप पोस्ट की लाइट को तैयार करके, तो फिर कई घंटे लग जाते और लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कितना समय बर्बाद होगा। और तब बलराज साहनी कहते हैं कि वहां काम करने वाला एक साधारण लाइटमैन, एक मजदूर, उसने कहा कि क्या मैं आपको इस दुविधा में एक सोल्यूशन बता सकता हूँ। तो लोग बात सुनने के लिए तैयार थे और उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक कार को लाते हैं और कार की जो हेडलाइट है वो समुद्र प्रधान के चेहरे पे पड़ेगी, जो कि आपने देखा होगा कि एक अंधेरा था और उसके बाद में एकदम से उनका चेहरा रोशनी में आया और वो कार की हेडलाइट उनके चेहरे पे पड़ेगी और उसके बाद में वो कार निकल जाएगी। तो अपने आप में ये सीन ये भी बताता है कि एक अमीर और एक गरीब, 2 सेक्शंस जो थे कलकत्ता में, वो बताएगा और साथ में हमारा लाइटिंग का प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। और उसकी ये बात सुन के सब लोग इतने ज्यादा खुश हुए और सबने वो एक्सेप्ट किया। और क्या क्या बोला विनीत वो बलराज साहनी कहते हैं कि ये केवल इप्टा के उस माहौल में ही मुमकिन था कि एक मजदूर आकर के अपनी बात कह सके। और मैंने और भी जगह पढ़ा है कि अब्बास साहब खाना भी खाते थे तो लाइटमैन और टेक्नीशियंस के बीच में उनके साथ बैठ करके खाते थे और इस तरह उनका एक कुनबा वो था जिसमें हर इंसान उनसे बहुत दोस्ती महसूस करता था। तो आखिर में बलराज साहनी कहते हैं कि जब उस मजदूर ने हमें ये कहा और हमने मान लिया तो उसके मुंह पर ऐसी एक
चमक आई, जैसे वो हमसे कह रहा हो कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ये अंजुम रजब अली ने पिछली बार बताया था कि जो मैक्सिमम पेमेंट होता था वो 400 रुपए था और मिनिमम पेमेंट 200 रुपए था, तो एक तरह की बराबरी थी। और बलराज साहनी ये बार बार कहते हैं कि हम लोग इतना झगड़ा करते थे, कई बार अब्बास साहब रूट के बाहर चले जाते थे, कई बार हम में से कोई रूट के बाहर चला जाता था, हमारे पास किसी के पास कार नहीं थी, और हम जितने लोग थे, चाहे वो लाइटमैन हो चाहे अब्बास साहब खुद हो, एक बहुत ही बड़ा बराबरी का रिश्ता और कलेक्टिविटी। और जैसे सारिका ने कहा कि ये कलेक्टिविटी केवल उन चंद लोगों की नहीं थी जो कि फिल्म में मुख्य पात्र निभा रहे थे, बल्कि ये एक्सटेंड हुई किसान सभा और मजदूर लोगों के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में। खैर, आपके सामने ये आया कि किस तरह से एक स्टोरी को बिल्ड किया और एक आम परिवार के आम सुख दुख और उसके बाद एक ट्रेजिक इंसिडेंट, वो ट्रेजिक इंसिडेंट नेचुरल थी, नेचुरल कैलामिटी हुई, बांध टूट गया बाढ़ से, लेकिन जो मैनमेड ट्रेजेडी थी इंसान के ऊपर, उसने उस नेचुरल कैलामिटी को कई गुना विकराल करके गरीब लोगों के ऊपर चस्पा कर दिया, उनकी जिंदगी पर काला रंग पोत दिया एक तरह से। और फिर इन गरीब लोगों के भीतर ये जज्बा, बीच में कुछ दृश्य आते हैं जिससे बलराज साहनी को एक इंसान मिलता है जो किसान सभा का है, या वो ये उसे याद दिलाता है कि तुम तो किसान हो, तुम तो लड़ सकते हो। देखो इन औरतों को, देखो जो अपने इस जिन्होंने जिंदगी के बुरे हालात से हार नहीं मानी और ये अभी भी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं। और इस तरह, और फिर समंदर प्रधान जब कहते हैं एक डेलीरियम के भीतर कि जाओ, वापस जाओ, और वो वापस जाने का तय करते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तो वापस वही वजहें उनका इंतजार कर रही हैं जिन वजहों से वो खेती और गांव छोड़ करके गए थे, लेकिन वापस जाकर के वो एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश में है, जो ये दृश्य हमें दिखाता है। बस सिर्फ 5 आदमी आते हैं, सब आते हैं। मैं रमजान दादा को भी कह आया हूँ, आज सरपंच उन्हीं को बनाना है। हाँ भाई, तो सुनो, तो खुदा तुम्हारा भला करे, आने को तो हम अपने गांव वापस आ गए, लेकिन हमारे पास न बैल हैं, न बीज, न हल। कई तो ऐसे हैं जो अपनी जमीन भी खो बैठे हैं। यही हाल रहा तो फसल कैसे होगी? यही दिन है फसल बोने के। रमजान दादा, हम कर ही क्या सकते हैं? सच पूछो तो हमारी कमर टूट चुकी है। अगर साहूकार थोड़ा थोड़ा रुपया दाधन दे दे तो, और जमींदार साहब कृपा करके लगान माफ कर दें। जमींदार और कृपा, साहूकार और दया, तुम चाहते हो हम उन्हीं के पैरों में पड़कर भीख मांगे जिनकी वजह से आज हमारी ये दशा हुई है। हाँ, ये भी एक रास्ता है, पर क्या हम अपनी नजर आकाश पर डालने की बजाय जमीन पर नहीं डाल सकते? क्या हम अपने दुश्मनों पर भरोसा करने की बजाय अपने एके पर भरोसा नहीं कर सकते? तो फिर तुम क्या चाहते हो निरंजन बेटा? हम बुड्ढों की अकल तो अब काम नहीं करती। बात जरा अनोखी है, न जाने तुम सबको कैसी लगे। ऐसी बात तो हमने आज ही सुनी है। निरंजन, अपनी खेती तो आदमी आप ही संभालता है, आज ही दूसरों को क्या भरोसा? भाई सब एक साथ न बोलो। हाँ बेटा, क्या नाम लिया तुमने? कौन सी खेती? साझे की खेती। मतलब ये कि सब मिलकर हल चलाएं, बीज बोए, पानी दे, फसल काटे, है ना? हाँ हाँ, जो कुछ पास है, हल बैल वगैरह, वो सबके काम आएगा। और फिर जब फसल तैयार हो गई तो बराबर बराबर बंटवारा भी हो जाएगा, न कोई जमीन खाली पड़ी रहेगी और न कोई भूखा रहेगा। वाह जी वाह, जो काम करे वो और जो मक्खियां मारे वो, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा। फिर तो बेकार बैठने में फायदा है। जो बेकार बैठेगा हम उसकी जमीन पर काम नहीं करेंगे। साझे की खेती? मैं मोहन के साझे में क्यों खेती करूं? पूछो इससे। पिछली फसल पर जब मेरा बेटा बीमार था, इसने मेरा हाथ बढ़ाया था। जाओ जाओ, मैं कब तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ? जब मेरा बैल मर गया था, तुमने कौन सा अपना बैल मुझे दे दिया था? मेरी मानो तो ऐसी बात का फैसला जल्दी में नहीं हो सकता। ना भाई ना, हमें तो सिरे से मंजूर ही नहीं।
कोई और रास्ता निकालो निरंजन बेटा। तुम तो हमारे हजारों बरस की नियम को ढाना चाहते हो। काका, और कोई रास्ता नहीं। यही एक रास्ता है, मौत का रास्ता। मैं तो मर ही चुका हूं, तुम सब भी मर जाओगे अगर अलग अलग रहोगे। बचना चाहते हो तो एक हो जाओ, एक। हाय परमेश्वर। ऊपर की तरफ देख देख कर तो हम किसानों की गर्दन ऐट गई है। तो फिर बोलो, साझे की खेती या काल और भूख और मौत? जो कुछ हम पर गुजर रहा है, साझे की खेती में इससे बुरी हालत तो नहीं हो सकती। तो तुम क्या कहते हो अब्बा? निरंजन ठीक कहता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। रमजान दादा माफी कहे तो मैं भी तैयार हूँ। बोल भाई नूरू, तू क्या कहता है? तू क्या समझता है? तू साझे ही खेती करेगा और मैं बैठा रहूंगा? हाँ, वो बैल की बात। अरे रहने देना, अब तो साथ ही बीज बोना है, साथ ही कटाई करना है। तो ये जो नतीजे पर पहुंचने का दृश्य है, वो हम सब जानते हैं कि आदिवासी समाज के भीतर, सभी देशों के भीतर, वहां पर साझेदारी, इस तरह की साझेदारी के साथ में खेती करने की प्रथाएं आम रही हैं। लेकिन जो समाज आधुनिक हुए, उनके भीतर इस तरह का कलेक्टिवाइज करके एक कोशिशें सोवियत संघ के भीतर हुई, पूर्व सोवियत संघ के भीतर। और ये आइडिया हो सकता है कि अब्बास साहब ने वहां से लिया हो, क्योंकि इस फिल्म का बहुत सारा प्रचार प्रसार और इस फिल्म की बहुत मकबूलियत जो हासिल हुई थी इस फिल्म को, वो भी सोवियत संघ में हुई थी। और इस फिल्म को सारी दुनिया के कई हिस्सों में बहुत सराहा गया। तो ये एक आखिरकार इस नतीजे पर गांव के लोग पहुंचते हैं कि हम साझे की खेती ही करेंगे। जो हमारी साझे की खेती है उसमें वो जुट जाते हैं, और फिर नवान्न का त्योहार आता है। नवान्न का त्योहार मनाते हैं और खेती करते हुए भी वो अपने जीवन में श्रम के उल्लास का अनुभव करते हैं। 1946 में अब्बास साहब ने जो नारा दिया साझे की खेती का, अभी 2010 से लेकर के 2021 तक जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट बार बार ये कह रही है कि हिंदुस्तान के एग्रेरियन क्राइसिस का यदि कोई सोल्यूशन है तो वो साझे की खेती है। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे देश का अभी भी 50% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में है, और ये 50% वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर में है उसमें से रूरल एरिया में 40% लोगों के पास में तो जमीन है ही नहीं। उसके बाद में जो 32% घर है रूरल गांव में, उनके पास में जो जमीन है उसकी एवरेज साइज है 0.2 हेक्टेयर, मतलब आधा एकड़ या 1 बीघा। उसके बाद में जो 17% घर है उनकी एवरेज साइज है 0.7 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर से कम साइज में कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से वायबल खेती नहीं कर सकते। तो 40%, 32%, 17% और 10% ऐसे मिला करके करीब 80-90% घर ऐसे हैं हमारे गांव में जिनके पास में खेती करने की पर्याप्त जमीन ही नहीं है। तो कुछ भी कर ले सरकार, कैसे भी मार्केट बना ले, कैसे भी भाव दे दे, खेती करने की जमीन ही नहीं है। और इस खेती के संकट का और पूरे देश के अर्थव्यवस्था के संकट का एक ही इलाज है कि हम सामूहिकता की ओर बढ़े और साझे की खेती और उसके बाद में साझे का व्यापार और साझे की इंडस्ट्री, ये सारी बातें करें और साझे का जीवन। पिछले साल लॉकडाउन का पलायन हुआ था और बार बार जयदी बोल रही थी कि ये जो लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं, ये जाके क्या करेंगे, इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है और इनके साथ भी कुछ इस तरह के साझे का काम किया जाए तो बेहतर होगा। सब मिलकर अपने बड़े खेत में हल चलाएंगे। सब मिलकर बीज बोएंगे।
तैयार हो जाएगी, सब मिलकर धान काटेंगे, नवन्ना का त्योहार मनाएंगे। आज सुबह खेतों में आई बहार, आई बहार, आई बहार। आज सुबह खेतों में आई बहार, आई बहार, आई बहार। नवमन के रात, नवमन के रात, गाते हैं भाग, गाते हैं भाग। गाते धरती ने उगले खजाने हजार, धरती ने उगले खजाने हजार। आज सुबह खेतों में आई बहार, आई बहार, आई बहार। Hey horada, 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 hey इसके पहले कि इस आखिरी दृश्य के बारे में अंतिम बात कहते हुए जया अपनी बात से हमारे इस प्रस्तुति को समाप्त करेंगी, मैं 2-3 बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक तो ये कि ये फिल्म में आपने जोहरा सहगल जी की झलक अभी इस गीत, इस नृत्य के भीतर देखी होगी। वैसे फिल्म के भीतर वो 2 दृश्यों में और भी आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनका किरदार शांति वर्धन जी के ट्रुप के साथ में नृत्य का रहा था। इसके साथ ही ये भी कि मुझे एक किस्सा याद ये आता है कि जब क्रॉनिकल में काम करते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास से उनके एडिटर बरेलवी साहब ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि बंबई से निकलने वाला सबसे अच्छा वीकली साप्ताहिक अखबार कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का इलस्ट्रेटेड वीकली है या ये है, लेकिन उनके एडिटर ने उनको कहा कि नहीं, सबसे अच्छा अखबार है पीपल्स वॉर, जो कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार है। उसका लेआउट देखो, उसके कार्टून्स देखो, उसके भीतर छपने वाले चित्र देखो, सब चीजों के बारे में उन्होंने कहा। और ये वो वक्त था जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने बंगाल के अकाल का उस तरह का दौर नहीं देखा था, लेकिन जिसने पूरी तरह से कलाओं के हर क्षेत्र को प्रभावित कर दिया था। और मैं इसलिए उनके समकालीन को याद करना चाहता हूँ, सुनील जाना को, जिन्होंने कैमरे के जरिए वही काम किया जो अब्बास साहब ने फिल्मों के जरिए किया। चित्तो प्रसाद को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने चित्रों के जरिए बंगाल के अकाल की विभीषिका को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया, और वो अकाल क्यों हुआ था इसकी कहानियों को पीपल्स वॉर में पीसी जोशी ने छापा। तो पीसी जोशी साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे और बाद तक उनके साथ उनका रिश्ता बना रहा। इसके अलावा एक बात ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि बलराज साहनी ने लिखा है कि 2 बीघा जमीन कलात्मक दृष्टि से बहुत बेहतर फिल्म थी। उसके भीतर अच्छी फोटोग्राफी या क्लोजअप्स या इत्यादि चीजें थी, और उसे मध्य वर्ग ने बहुत पसंद किया था। लेकिन ये जो फिल्म थी, ये फिल्म गांव के लोग ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इसमें उन्हें अपनी जिंदगी के लिए कोई रास्ता नजर आता था। ये उनकी जिंदगी की केवल दुखांत पर खत्म नहीं होती थी। और ये मध्य वर्ग के और सर्वहारा के अप्रोच का जो देखने के नजरिए का फर्क था, ये हम दोनों फिल्में महान फिल्में थी और दोनों फिल्मकार महान फिल्मकार थे, इस लिहाज से उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन बलराज साहनी ने उनके बारे में ये लिखा तो मैंने ये जिक्र करने की छूट आपसे ले ली। हम आखिरी दृश्य देखें, उसके पहले जया कुछ इस दृश्य के बारे में बताएंगे। एक तो जोहरा सहगल के बारे में बताना चाह रही हूँ कि उनका जो एक सीन इस फिल्म में था जो हमने नहीं बताया, वो सीन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक यंग वर्कर बनती हैं जो कि रिलीफ फंड के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए जाती हैं, डोनेशन मांगने के लिए। के.एन. सिंह ने भी यहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस किया था, और वो वैसे तो धान का सट्टा लगा रहे हैं और खरीद रहे हैं धान और बेच रहे हैं, जो कुछ भी वहां पे सट्टा हो रहा है। लेकिन जोहरा सहगल उनके पास में आती है और कहती है कि हम एक
रिलीफ फंड के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के लिए आपको चंदा दीजिए। तो चंदा तो वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर वो पूछते हैं इस प्रोग्राम में मतलब इतना सारा पैसा इकट्ठा करिए तो कई सारे लोगों को आप रिलीफ दे पाओगे। तो जवाहर सहगल कहते हैं कि नहीं, इस प्रोग्राम की कॉस्ट अपने आप में इतनी ज्यादा है कि जितना चंदा मिल रहा है वो शायद ये सारा डांस और थिएटर और स्टेज में ही चला जाए और हम रिलीफ के लिए कुछ भी बचा ना पाए। तो अपने आप में ये अब्बास साहब का कमेंट था कि इस तरह का बहुत फर्जी काम भी हर समय होता है। जैसे साईनाथ ने लिखा था, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट, बहुत सारे लोग अपना अपना फायदा करते हैं। दूसरी बात जो इस सीन के साथ में रिलेटेड थी कि जब सब लोग गांव वापस आ जाते हैं, आते हैं तो राधिका जो है वो आने से इनकार करती है। वो उस रामू उसे मिल जाता है और रामू एक्चुअली उसके पास में जाता है क्योंकि रामू को कोई कहता है, रामू की नौकरी चली जाती है, वो रिक्शा चलाने लगता है, उसकी नौकरी चली जाती है तो उसे पैसा चाहिए होता है, तो कोई कहता है कि कहीं से औरत ला तब तुझे पैसे मिलेंगे। तो वो राधिका को देखता है, वो घूंघट में रहती है तो जानता नहीं है कि वो राधिका है और उससे कहता है कि चल सेठ जी के पास में 1 रुपया मिलेगा, 4 आने मेरे 12 आने तेरे। ऐसा 2-3 बार कहता है और फिर देखता है कि वो राधिका है। तो बहुत उसे शर्म आती है अपने इस काम पे, लेकिन वो राधिका को अपने साथ रखता है, राधिका को वो रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि राधिका ने अपनी इज्जत बेची थी, इसलिए वो राधिका से उस तरीके से नाराज नहीं होता। लेकिन राधिका कहती है कि मैं अब गांव में नहीं जाऊंगी, मैंने अपनी इज्जत गवा दी है, तो उस गांव में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो बाद में वो उसे फिर परसुएट करता है कि नहीं, अब गांव बदल गया है, समय बदल गया है, वहां खुशहाली है और देख लोग बाग अलग तरीके से सोचते हैं, अपन चल के देखते हैं। तो ये जो सीन आपने देखा जहाँ पे कि ये दोनों खड़े हुए हैं, ये आके देख रहे हैं खुशहाली, अपने बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा उनका हंस रहा है और लोग बाग अनाज काट रहे हैं। तो रामू उनको ज्वाइन करना चाहता है और वो इशारे से कहती है नहीं। और आगे दिखाइए सारिका वो क्या कहती है। मैं तुम्हें वापस ले आई, तुम खफा तो नहीं हो? ठीक है, दुनिया ने हमें भुला दिया, गांव वाले भी हमें भूल जाएं तो अच्छा है। नहीं, ऐसा मत कहो। हमारे गांव वाले, हमारे देश वाले हमें कभी नहीं भुला सकते। हम 2 नहीं हैं, 2 करोड़ हैं जो भूखे मर गए, घर से बेघर हो गए, इज्जत, अबरू, लात, इंसानियत खो बैठे। जब तक हमारा देश गुलामी और भूख से आजाद नहीं होगा, हमारी याद ज्वाला बनकर उनके दिनों में जलती रहेगी, जलती रहेगी। ये राधिका का संदेश है आज हम सबको। हमने गुलामी से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन भूख और गरीबी से अभी भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। और जैसे वो कहती है, वो 2 नहीं है, 2 करोड़ है और आज भी है, और जो कि अपना भूख की वजह से अपना सब कुछ गवा चुके हैं, अपनी इज्जत और अपनी इंसानियत तक गवा चुके हैं। इन लोगों को हम भुला नहीं सकते, हमारा देश भुला नहीं सकता। और हम आशा करते हैं कि जरूर आगे बढ़ेंगे, साझे की खेती और साझे की जिंदगी बिताएंगे, गैर बराबरी दूर करेंगे और इन लोगों की याद करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना की और आगे बढ़ेंगे जिसकी बात अब्बास साहब ने कही थी। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आज के इस दिन जो हमारे किसान 8 महीनों से दिल्ली की बॉर्डर में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिग्निटी के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए और अपनी जमीन की रक्षा के लिए, आज इस प्रोग्राम में हम सब लोग उनके साथ में अपनी सॉलिडारिटी बताएं, क्योंकि ये जरूरी है कि सरकार, और आज भी, तब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी और खुला हमारे देश की लूट हो रही थी, लेकिन आज भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, जो वर्ल्ड मार्केट में अनाज बेचने की बात हो रही है, वो सारा टेम्परेट जोन के इंपीरियलिस्ट कंट्रीज का, ट्रॉपिकल जोन के गरीब देशों की खेती को लूटने का, जो कि हम रिच हैं, हम ट्रॉपिकल हैं, हम बहुत सारा उगा सकते हैं, हमें लूटने का बाजार के द्वारा एक प्रोग्राम है और हम उस प्रोग्राम को रेजिस्ट करते हैं हमारे किसान भाइयों के साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार प्रस्तुति के लिए जया, विनीत और सारिका। और मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूं कि इस फिल्म को
एक तरह से जब कैबिनेट मिशन शिमला में पहुंचा, वो लिखा है, लेकिन मैं उसको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि इसको शिमला में वो लेकर के गए थे अब्बास साहब, ये सोच करके कि कांग्रेस के कुछ नेता जो वहां पे जमा है और देश के भी जो नेता जमा है वो भी शायद इसको देख लेंगे। तो उन्होंने फिल्म शिमला के गैटी थिएटर, मशहूर थिएटर में वो फिल्म दिखाई गई और लोग तो नहीं आए, लेकिन सरोजिनी नायडू वहां पर आई और सरोजिनी नायडू ने इस फिल्म को देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। उसका पूरा दृश्य का विवरण उन्होंने दिया है और रजनी पामदत्त ने उस पर देख करके ये टिप्पणी की, बहुत खूबसूरत टिप्पणी थी वो, कि अगर वो 12 लोग जो वहां बैठे थे वो लोग इस फिल्म को देख लेते तो इस देश के पस मंजर को, इस देश को और इस देश की स्थिति है उसको समझ जाते। तो वो एक वर्णन उन्होंने उसका किया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी किसान आंदोलन का जिक्र साथी जया ने किया, तो मैं इसको इस वाकये को बार बार दोहराता हूं कई जगहों पर, यहाँ पर भी आज के संदर्भ में भी इसको मैं दोहराना चाहता हूं कि अभी जब जनवरी के महीने में 3-4 दिन तक हम दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे और दूसरी जगहों पर थे इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ के साथियों के साथ, तो वहां मुझे एक लगभग इसी तरह का किसान जैसा इसमें है वहां एक मिला। मैंने उससे सिर्फ ये सवाल किया कि तुम यहाँ किस लिए आए? तो विनीत तिवारी जैसे कवि के लिए और यहाँ भी जो कवि लोग उपस्थित हैं उनके लिए उसने बहुत पोएटिक जवाब दिया। मैं समझता हूँ उससे बड़ी पोएट्री नहीं हो सकती। उसने कहा दिल्ली का माथा खराब हो गया है और उससे देश का मुकद्दर बिगड़ गया है। हम गांव से खेत की मिट्टी लेकर के आए हैं, दिल्ली के माथे से लगाएंगे और देश का मुकद्दर ठीक करेंगे। अब ये दिल्ली के माथे को आप समझ सकते हैं कि किसका माथा खराब है दिल्ली में। वो जिस तथाकथित पार्लियामेंट जिसको वो हमारे किसान के लोग कहते हैं कि वो सरकार इनकी नहीं, सरकार तो कारपोरेट्स की है, उसने इस देश के मुकद्दर को बिगाड़ने का काम कर रखा है। तो सही अर्थों में वही किसान इसको ठीक करेंगे, मजदूर इसको ठीक करेंगे और हम सब अपनी सामर्थ्यवर इप्टा के साथ ही अपनी परंपरा के अनुसार उसमें कुछ न कुछ हिस्सेदारी करेंगे। इसी श्रृंखला में ये कड़ी थी। और कोई साथी अगर कुछ कहना चाहे, हमारे साथ किरण सहगल जी जुड़ी है, आज ही उन्होंने फिल्म देखी है, वो कुछ टिप्पणी करना चाहे। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने जोरा आपा को भी देखा और हाजरा आपा के साथ तो यानी उनकी मासी हाजरा जी के साथ तो हमने बहुत वक्त लखनऊ में बिताया। डॉक्टर ज़ेड अहमद की वो शरीके हयात थी, पत्नी थी और हमारे साथ आंदोलनों में रही और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के जो गोल्डन जुबली समारोह लखनऊ में ही हुआ था 1986 में, क्योंकि 1936 में पीडब्ल्यूए की बुनियाद प्रेमचंद की सदारत में लखनऊ में हुई थी। तो उसमें जो कमेटी थी जिसमें एक मैं भी था और उसमें हाजरा आपा भी हमारी उस कमेटी में शामिल थी, वो हमारी ट्रेजरर थी, तो उनकी बदौलत ही वो कामयाब सम्मेलन 1986 में यहाँ हुआ। तो बहुत शुक्रिया। अगर और लोगों की टिप्पणी सुनने के पहले एक मैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि विनीत ने शुरू किया था कि इप्टा का वो जो बिगनिंग था, पीपल्स थिएटर स्टार्स पीपल, जब वो दिखाया गया उस हॉल में जहाँ 300 लोग बैठे थे तो बहुत जोर से क्लैपिंग हुआ। और अब्बास साहब ने लिखा है कि जब वो फिल्म खत्म हुई तो क्लैपिंग नहीं हुआ और अब्बास साहब थोड़े अचंभित थे और बाहर निकले तो देखा कि हर एक की आंखों में आंसू थे। इस बात पे अगर राजेश मैं एक बात कह दूं उससे पहले कि आप सवाल दें, और ये कहना चाहती हूँ कि अगर अब्बास साहब की रूह कहीं है तो जैसा इस वक्त आप तीनों ने जो प्रेजेंटेशन किया है, मैंने कहा अगर अब्बास साहब की रूह कहीं हो इस कुर्बो जवार में तो इस वक्त आप तीनों ने उसको अब्बास साहब के ख्यालात को जो कैप्चर किया है और जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन किए टुकड़ों टुकड़ों में, इतनी इमोशनली सेटिस्फाइंग है ये
क्योंकि मैं तो किसी और ही दुनिया में खो गई जब मैंने आपका ये प्रेजेंटेशन देखा। और बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अब्बास साहब की तर्जुमानी जो की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बस यही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। रवि अतरोलिया जी, आपका स्वागत है जी। राकेश जी और विनीत जी और जया जी, इन सब का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। और इस फिल्म को देखते हुए दिल बता रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ खो गया था। हालांकि ये मेरे जन्म के 9 साल पहले की फिल्म है। एक बात समझ में आई कि बंगाल का अकाल मानव निर्मित था, और जिस तरह से पलायन का जो दृश्य देखा है 2020 के कोरोना में, जो मजदूर चले हैं इंदौर की सड़कों पर, जो मैंने उनको देखा है, जिन हालातों में रूबरू हुआ था उन लोगों से मैं, तो मुझे लगा कि शायद ये वापस पुनरावृत्ति हो रही है। और जो किसान वहां पर मौजूद हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं, मैं तहे दिल से इनको प्रणाम करता हूं और इनके लिए समर्थन देता हूं कि वाकई उस माटी को दिल्ली के माथे पर लगाया जाना चाहिए और किसान ही परिवर्तन लाएंगे। मैं लाल सलाम भेजता हूं सभी को। बहुत भावुक हो गया हूं उस फिल्म को देख के मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई, और आपके संदेश को भी वहां तक पहुंचाया जाएगा। मैं सबसे पहले आप सबको नमन करती हूँ और बहुत आभार और साधुवाद आप सभी को कि आप लोग इतना अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इधर के वर्षों में मुझे याद है कि एनएफडीसी की जब हम बात करते हैं, दूरदर्शन की बात करते हैं, उससे इतर हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम देखने सुनने को नहीं मिल रहे हैं। हम अब्बास साहब को याद कर रहे हैं, बिलाशुबा बावकार वो फिल्मकार थे, लेकिन जो अभी लैम्पोस्ट का जो जया मैम ने जिक्र किया वो मुझे बहुत ही प्रभावित कर गया, इस दृष्टि से भी कि जब उन्होंने कहा कि वो लैम्पोस्ट की जब लाइट चली गई और वो कार की लाइट को जब लाया गया, तो कहीं ना कहीं वो अंडर करंट में एक संदेश भी था कि अगर अमीर जो वर्ग है, जो धनाढ़ वर्ग है, अगर वो सहायता करे तो गरीबों के जीवन में प्रकाश आ सकता है, लेकिन इनिशिएटिव उन्हीं को लेना होगा। तो वो सिंबॉलिक जो हम प्रतीकों और बिंबों की बात करते हैं, जो बिमल दा की फिल्म में हमने देखा है, मुजफ्फर अली की फिल्मों में रहा है, गुलजार साहब की अभी हमने देखा है कि जो सिंबॉलिक जेस्चर्स के साथ वो अपनी फिल्मों में संदेश देते आए हैं, वो इस फिल्म में अननोइंगली या जैसे भी इसको आप कहें कि वो आया कि अगर गाड़ी की लाइट की जब हम बात कर रहे हैं कि वो प्रकाश जो है अगर धनाढ़ वर्ग चाहे तो गरीबों के जीवन में प्रकाश आ सकता है। ये मुझे कहना था आप लोगों से। बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी संदेश उस फिल्म में या अब्बास साहब के साथ में था, बल्कि धनाढ़ लोगों की सहायता की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और धनाढ़ लोगों के पास कुछ है तो हम जब अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सभी को नमस्कार। मैंने पूरा कार्यक्रम सुना। सबसे पहले तो मैं जया जी, विनीत जी, सारिका और आप तीनों को अपनी तरफ से एक हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिस मार्मिक ढंग से, सादगी से और पूरी परतें खोलते हुए उस फिल्म को हमारे सामने रखा। ऐसी शायद ही कोई बात है जो ना आई हो, पर फिर भी चूंकि इसकी कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी है, संवाद उन्होंने लिखे हैं, गीत शायद 3 लोगों ने लिखे हैं और एक गीत का भी मैं जिक्र करूंगा जिसका इस चर्चा में 4 तो उस गीत का भी मैं जिक्र करूंगा। कुछ संवाद हैं जो मैंने मतलब शायद जिंदगी में पहली फिल्म है जिसके संवाद मैंने नोट किए, देखने के बाद कल देखी थी और आज दोबारा देख ली। ये फिल्म की खासियत जो है वो ये है कि हम फिल्म के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि हम एक झूठ देख रहे हैं और उसका हमारी जिंदगी से मनोरंजन का ही वास्ता है, पर ये फिल्म हमें हमेशा यही एहसास दिलाती है कि हम एक जीती जागती जिंदगी के बीच में हैं। तो कुछ संवाद पर नजर डालिए, मतलब सुनेंगे आप लोग। तुम्हारा बस चले तो भात की जगह तंबाकू ही खाया करो, ये मुखिया की पत्नी उसको कहती है। और महाजन कहता है, माया बह रही है, बेचो मुखिया बेचो, इतने ऊंचे दाम फिर कभी न मिलेंगे। और यही वो संवाद है जो निरंजन फिर दोबारा उससे कहता है कि भूल गए इतना जल्दी, तुम ही तो कह रहे थे बेचो। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण सीन है और जिसके बारे में हम कहानी में ये अपेक्षा करते हैं कि ये बहुत विकसित होगा और कोई नया मोड़ लाएगा कहानी में, पर वो हमारे आज की शिक्षा की तरह ही डाइल्यूट हो जाता है। और वो ये है कि जब राधिका पढ़ना शुरू करती है
तो ऐसा लगता है ये पढ़ेगी, रामू पढ़ेगा और फिर इनकी जिंदगी में कुछ बेहतर होगा, लेकिन उनकी पढ़ाई सबसे ज्यादा उन्हीं के काम नहीं आती। एक तरीके से सबसे ज्यादा शोषित चरित्र वही बन के उभरते हैं। संवाद सुनिए, ये किताब मांग लाई, तू क्या करेगी इसका भला, पढ़ूंगी, पढ़ेगी, पढ़ूंगी, पढ़ना आता भी है, तुम पढ़ाओगे मैं पढ़ूंगी, मुझे कब आता है, तो तुम किसी से पढ़ो और घर आकर मुझे पढ़ाओ। मैंने सुना है किताबों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, होती होंगी, मगर यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं। इसके बाद जो पढ़ाने वाले हैं उनका क्या हाल है, आजकल के कवियों पर भी लागू होता है। विद्यापति के मित्र राजे महाराजे थे, तुम्हारा कौन है, कुछ पता है कल के लिए, घर में कुछ भी नहीं, न दाल न चावल। और जब वो पढ़ना शुरू करती है और हिंदोस्तान वाला गीत पढ़ती है, हिंदी है हम वतन हिंदोस्तान हमारा, तो किस तरह की बातें चलती हैं। किताब पढ़ती है, किताब, रामू की बहू किताब पढ़ती है, रामू की माँ और कुछ नहीं कहती। और फिर वो एक संवाद है जो इसमें कि लेकिन उनका जब औरत बीमार है, वो कहती है, उससे पूछता है वो कि भूख लगी है तुझे, तो कहती है मुझे भूख नहीं लगती, क्या चाहिए तुम्हें, कहीं से साफ कपड़ा मिल जाए तो पाक होकर नमाज पढ़ लेती, गुनाह बख्शने के लिए दुआ मांग लेती। सब बिक जाएगा एक दिन, सब बिक जाएगा, ये आज का डायलॉग है, सब बिक जाएगा एक दिन, सब बिक जाएगा। और वो तो है ही पागल का कि सुनते हैं इंसान पहले बनो। डायलॉग के बीच ये आज की पूरी चर्चा बन जाती है, माया बह रही है, बेचो मुखिया बेचो, इतने ऊंचे दाम फिर कभी न मिलेंगे, या कि सब बिक जाएगा। अहमद अब्बास इस फिल्म को आज की फिल्म बना कि जब भी आप देखेंगे तो देखेंगे अतीत, लेकिन आपको भविष्य का रास्ता दिखेगा। और फिर वो गाना है कि अब न ज़बां पर ताले डालो, जी का हाल सुनाने दो, दिल के खून को आंसू बनकर आंखों से बह जाने दो, तुमको क्या तुम रंग महल में ऐश करो आराम करो, भूख के मारे मरने वाले मरते हैं मर जाने दो, जिनके हाथों से कल मट्टी सोना बन के फलती थी, आज उन्हें आवारा फिरकर भीख के टुकड़े खाने दो, अब न ज़बां पर ताले डालो, जी का हाल सुनाने दो। जया जी की भाषा के लिए एक वाक्य बोलना चाहता हूं। उनकी भाषा में जो सादगी और मार्मिकता होती है उसको बहुत अच्छे से मैं डिकोड करना चाहता हूं। कभी वो ख्वाजा अहमद अब्बास की भाषा से मिलती जुलती भाषा भी ही है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण जी। तनवीर अख्तर। सबसे पहले तीनों आदमी को बहुत बहुत बधाई, जया जी, विनीत, सारिका जी, सईदा आपा को भी, और इप्टा की नेशनल कमेटी को भी कि ये इस तरह का आयोजन एक बहुत ही मतलब अच्छा आयोजन और अंदर से आदमी को महसूस होता है। हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हमको सिर्फ एक चीज कहना है कि जब भी लॉकडाउन खत्म होता है और फिजिकल इंटरेक्शन की संभावना बनती है तो आप तीनों पटना में आमंत्रित है। इस पूरे जब लाइव होगा तो इसका और ही आनंद आएगा, तो आप तीनों आमंत्रित है पटना में। और हम चाहेंगे जब पूरा ठीक हो जाए तो आपकी तीनों आदमी की टीम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, और सभी इप्टा इकाइयों से अनुरोध है कि आप लोगों को वो बुलाएं इस काम के लिए। शुक्रिया। देखिए सच बात तो ये है, मैं तो आज इतिहास से परिचित होने के लिए यहाँ बैठा। मैं फिल्म समीक्षक नहीं हूँ, न फिल्म की भाषा को समझता हूँ, मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन इतिहास को थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस आयोजन से ये है कि मैं उस इतिहास से परिचित हुआ जो कि मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा ही था और सुना ही था, लेकिन आज मुझे देखने को मिला। धरती के लाल के कई टुकड़े मैंने देखे, पहले ऐसे पिक्चर भी मैं देख चुका हूँ। इस संदर्भ में एक बात मुझे याद आ रही है अब्बास साहब को, क्योंकि मैं उन्हें लगातार पढ़ता रहा हूँ, और खासतौर से ब्लिट्ज का जो आखिर का जो उनका कॉलम आता था आखिरी पेज पर, और तीनों चारों भाषाओं में, वो तो मैं नियमित रूप से पढ़ा ही करता था। उनकी एक पिक्चर थी, इसमें एक डायलॉग आता है, और वो डायलॉग होता है कि अब गांव जाओ लेकिन शहर में कुछ नहीं है, शहर में वही हाल है। अब इसको जब मैं 1964-65 में ला करके देखता हूँ, उस समय मैंने एक पिक्चर वहीं चौरंगी
के पास एक थिएटर है। तो अब्बास साहब की एक फिल्म आई थी शहर और सपना, आपको शायद याद हो, 64 या 65 का किस्सा है। तो ये चौरंगी के पास एक थिएटर हुआ करता था, शायद लाइट हाउस। तो मैंने पहली बार वो देखे, तो उसमें उन्होंने इतना यथार्थवादी चित्रण उस पिक्चर में दिखाया जो कि आज मुझे धरती के लाल में, तो दोनों की जो मैं कनेक्टिविटी में जो देखता हूँ, वाकई उन्होंने एक तो वो दिखाया कि कॉलोनियल इंडिया का, और इसके बाद फिर उन्होंने बताया पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की हालत कैसी है। तो एक कंटिन्यूटी, एक इनविजिबल कंटिन्यूटी धरती का लाल और शहर और सपना में मुझे दिखाई देती है। मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूटी को कैसे तोड़ा जाए, आज ये सबसे बड़ी चुनौती, चाहे वो पत्रकार हो या फिल्म समीक्षक हो या फिल्म बनाने वाले हो या नाट्यकर्मी हो, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी आप लोगों ने किसान आंदोलन की चर्चा की, तो क्योंकि मैं तो 2-3 बार गया हूँ बॉर्डर्स पर, हालत वही है। तो इस कंटिन्यूटी को तोड़ना, प्री कॉलोनियल इंडिया यानी पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में प्री कॉलोनियल इंडिया की कंटिन्यूटी को खत्म कर देना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। लेकिन जाहिर है कि इस आज के आयोजन के लिए मेरे सभी साथी, आप सब लोगों ने जिस ढंग से प्रस्तुति की है, वाकई वो तारीफ काबिल है, और इसके आयोजन और होने चाहिए। और फिर मैं कहूँगा अंत में, मैं तो केवल इतिहास से परिचित होने के लिए बैठा हूँ। धन्यवाद सब। शुक्रिया जोशी जी। आज मैं इस चर्चा के अंत में अभी सिर्फ इप्टा की, क्योंकि इप्टा का ये एक आयोजन है, तो अंत में अभी परसों ही हमारी इप्टा की एक बहुत अगुआ साथी, पटना की अध्यक्ष मंडल की सदस्य और साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनको याद होगा कि 2018 में जब हमने अपना प्लेटिनम जुबली समारोह पटना में किया, तो उसकी जो संयोजन समिति थी, उसकी कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर डेजी नारायण, जो इतिहास की प्रोफेसर थी और पटना विश्वविद्यालय की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, और तमाम आंदोलनों से, सांस्कृतिक आंदोलनों से, प्रगतिशील आंदोलनों से, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी से, चिल्ड्रंस राइट्स पे, राइट टू एजुकेशन से लेकर के, और तमाम जो सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक मुद्दे हैं, उन पर एक अगुआ भूमिका उनकी रहती थी, न सिर्फ पटना में बल्कि पूरे देश में। तो उनका देहावसान हो गया, तो हम उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार और हमारे इप्टा परिवार के भी के प्रति उनके दोस्तों जो दुख में शरीक होते हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, और हम जो उनके अधूरे काम हैं उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और ये काम भी एक तरीके से उनका ही काम है, तो आज एक तरह से हम उनको इस माध्यम से भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।